यह हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन और दमदार एक्सपर्ट्स आज हैं हमारे पैनल पर। बताएंगे आपको क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए तो, और अगले हफ्ते कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए भसीन साहब आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, बुले बताएंगे आपको कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर आज नजर होनी चाहिए और कौन से शेयर आपको इंट्राडे में भी पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब के साथ साथ विलियम ओनील के रिसर्च हेड मयूरेश जोशी, ये दो फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, एक 8 से 9 और दूसरे 9 से 10। साथ ही शानदार कमाई कराने वाले बेहतरीन इंट्राडे कॉल्स देंगे आपको एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। 10 के दमदार ट्रेड्स में भी हमारे साथ हमारे दो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया और एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल। तो ये शानदार पैनल जो रखेगा आपको आगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल संकेत किस तरह के निकल कर आए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, डाउ फ्यूचर्स तो भागता ही जा रहा है। बिल्कुल भागेगा, क्योंकि नंबर पे जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है फिर उसको आदमी ध्यान से समझता है तो उसको लगता है कि नहीं नंबर खराब नहीं है। जो कल जॉबलेस क्लेम का नंबर आया वो 12.5 लाख का एस्टिमेट था, 13 लाख आया तो लोगों को लगा बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, आप ओवरऑल नंबर देखिए जो 2 करोड़ से ऊपर निकल गया था अब वो घट के 1 करोड़ 73 लाख पे आ गया है। तो ये बहुत पॉजिटिव है कि जो नंबर ऑफ क्लेम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव मानना चाहिए। रिटेल सेल्स का जो आंकड़ा 7.5% का आया है उसका कंपैरिजन लोगों ने Q1 मंथ ऑन मंथ किया जो कि 18.5% था और लोगों को लगा ये तो बहुत नीचे आधे से कम आ गया। लेकिन नहीं, आप उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंथ से कंपेयर कर रहे हैं, जब रीओपनिंग शुरू हुई थी तो अचानक से वो नंबर बढ़ गया था। लेकिन अब एडजस्टेड नंबर आप देखेंगे पूरे हर महीने के हिसाब से रेफरेंस में, तो ये नंबर भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इन दोनों नंबर पे इंस्टेंट रिएक्शन की वजह से कल डाउ में आपको या कहीं पे हल्की सी कमजोरी देखने को मिलेगी। नतीजे आप देखिए वहाँ पे भी बढ़िया आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए यहाँ पे, हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका का मुनाफा घट गया है, लेकिन इस तरह के तमाम आप नतीजों का सिलसिला देखेंगे तो आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। तो अगर आप यूएस को ठीक से समझेंगे तो आप देखिए नतीजे वहाँ पे बढ़िया आ रहे हैं, खबरें अच्छी हैं, इकोनॉमिक डेटा काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। डर वही कोरोना का रहता है कि कभी अचानक से कोई बड़ी बात ना हो जाए, लेकिन उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ से पॉजिटिव संकेत है। ईयू से भी पॉजिटिव संकेत है, उन्होंने भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले की तरह बरकरार रखा है और ये भी कहा है कि आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ये तब तक जारी रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो संकेत वहाँ से बेहतर, इसीलिए आपको डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसीलिए आपको एसजीएक्स निफ्टी मजबूत दिख रहा है। मुझे लगता है कि संकेत ग्लोबल मार्केट से बेहतर है। बहुत शानदार संकेत हैं। आपका फोकस होना चाहिए केवल और केवल डाउ के फ्यूचर्स पर और एसजीएक्स निफ्टी पर, क्योंकि देखिए डाउ का फ्यूचर भाग रहा है और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 10,800 के आसपास हम खुलने की तैयारी करेंगे आज। तो आप देखिए कल सुबह 10,600 के आसपास हम थे और 740 पर बंद हुए और देखिए और कितनी जोर से आज भागने की तैयारी करें। कल का एक बार बाजार दिखाइए डायरेक्टर साहब, उसके बाद डेटा के ऊपर आता हूं। कल सुबह खुलने के बाद देखिए लाल निशान में गए और ये वो मौका था आपको जो आपको छोड़ना नहीं था। और हम यही कह रहे थे कि बैंक्स के ऊपर रखिएगा नजर, प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक के ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए कल जाते जाते क्या हुआ, दिन के हाईज पर जाकर बंद हुए। और एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी के, तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक जैसा हैवीवेट दिन के हाईज पर जाकर देखिए समाप्त हुआ है। 2 बजे भी हम आपसे कह रहे थे कि ये वो स्टॉक है जो आपको पैसे बनाकर देगा। तो देखिए अच्छा प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया और साथ ही आईटी का सहारा तो इसको मिल ही रहा था बाजार को। तो सुबह सुबह जब लाल निशान में पहुंचे तो आईटी सपोर्ट कर रहा था, सेकंड हाफ में कोटक और एचडीएफसी बैंक ने देखिए मदद करने के लिए आगे आए और बाजार में क्या गजब की रैली देखने को मिली। और आज डाउ फ्यूचर्स है मजबूत तो एसजीएक्स निफ्टी भागता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के एशियाई बाजारों में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और डीआईआईज ने देखिए कल की गिरावट में खरीदारी करी है और अच्छी खासी खरीदारी करी है 1660 करोड़ रुपए की। तो एफआईआईज ने 1100 करोड़ रुपए की जो बिकवाली करी वो डीआईआईज ने सारी एब्जॉर्ब करी और उससे ज्यादा उन्होंने खरीदा। ये एक और अच्छा संकेत नजर आ रहा है। वीरू डेटा बताइए कैसा बना है। देखिए हेमंत, डेटा अच्छा है और करीब जो इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों को देखें हेमंत, और उसके बाद मैं आऊंगा बेस पर कि कल के बेस की डेफिनेशन क्या है। करीब 1100 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की करीब 1659 करोड़ रुपए की बाइंग। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नेट कैश बाजार में करीब 500 करोड़ रुपए का था।
इंडेक्स फ्यूचर्स हेमंत उन्होंने 644 करोड़ रुपए का बेचा और शॉर्ट उन्होंने हायर लेवल पे किया 5600 कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो आज पोस्ट गैप अप ओपनिंग आपको मदद कर सकता है वो शॉर्ट कल का। और करीब करीब 3600 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग को काट लिए हायर लेवल्स पे। उनका ऑप्शन का डेटा एनालाइज कर नहीं सकते आज हेमंत, क्योंकि कल एक्सपायरी थी तो वो डेटा तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में हेमंत उन्होंने करीब 715 करोड़ रुपए की बाइंग करी। यानी 1 से लेकर 3:30 तक जो बैंकिंग में शॉर्ट कवरिंग थी हेमंत, उसका एक बड़ा कारण था एफआईज के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद इन द निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में कवर हो रहे थे, तो वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे। अब आते हैं हेमंत कल के बेस पर। कल का बेस क्या है हेमंत? कल का बेस अगर आप चार्टिकली देखें तो हमारा एग्जैक्टली पिछले 3 दिन का लो वो 10,550 और 590 की ट्रैजेक्टरी एक काम कर गई, और कल सुबह से ही पुट राइटिंग 10,500 और 600 की स्ट्राइक में शुरू हो गई थी हेमंत। तो कल का बेस और कल की लोअर शेडो काफी बड़ी है, और लोअर शेडो का बड़ा होने का मतलब यह है कि बाजार इस रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ढूंढ रहा है। कल कॉल राइटर्स बहुत थे नहीं हेमंत, अगर आप देखें 10,800 पे, 10,900 पे, 11,000 पे बहुत बड़े कॉल राइटर नहीं है। हाँ, 11,000 पे आउटस्टैंडिंग वही 13 लाख का है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। पुट्स पे आइए जरा, अगर आप पुट्स को देखें, पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 10,500 की स्ट्राइक पे, 10,600 की स्ट्राइक पे और 10,700 की स्ट्राइक पे भी। और हेमंत 10,600 और 10,500 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुई अगर आप देखें तो वो अब काफी सिवियर है, 25 लाख के आसपास आउटस्टैंडिंग हुई है, जो कि इंडिकेट करता है कि 10,590 और 10,640 हेमंत एक काफी स्ट्रॉन्ग पेस रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी में ऊपर की तरफ एक हल्का सा जो टेक्निकल हर्डल है, याद रखिए वो आता है 2 रेंजेस में। एक है 790 810 का क्लस्टर, और उसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस का क्लस्टर है हेमंत वो वही है 850 और 880। तो मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स, क्योंकि आपका बेस डिफाइंड है और कल बाजार ने वहां से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया और वहां पे पुट राइटिंग फिर हुई है। करने क्या चाहिए? बाय ऑन डिप्स। याद रखिए बेस का जो स्टॉप लॉस है वो वहीं आएगा हेमंत 10,590 और 640 के रेंज में। लेकिन क्योंकि डे ट्रेडर्स हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना है, तो मैं यही कहूंगा पोस्ट ओपनिंग 2 चीजों पे ध्यान दें। आप बाय करिए, हो सकता है तो 10,800 की कॉल पे बाय कीजिए, और 80 से 100 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल रख लीजिएगा जो ट्री ट्रेडर है। और लेकिन पोजिशनल जो स्टॉप लॉसेज हैं हेमंत वो 10,590 और 10,640 के इस बेस ट्रैजेक्टरी में ही आएंगे। हेमंत, आपको क्या लगता है बाजार का आज मूड? देखिए मैं कहूंगा कल के बाजार का एक बार डॉक्टर साहब चार्ट दिखाइए। तो बुल्स वेल प्लेड, बेयर्स वेल ट्राइड, ये आप कह सकते हैं, सम अप कर सकते हैं कल का बाजार। और ये अगर पूरा हफ्ता देखें तो ये टेम्पलेट और ये लाइन जो है वो पूरे हफ्ते के बाजार के लिए भी बिल्कुल लागू होती है, क्योंकि देखिए बेयर्स ने बहुत कोशिश करी 10,600 के नीचे ले जाने के लिए, गए कहां तक 10,600 के नीचे थोड़ी देर तक टिकते हैं और उसके बाद बाजार वापस से ऊपर आ जाता है। तो एक बात तो पक्की है वीरू, बाजार कह रहा है कि मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे ऊपर जाना है, और ये हफ्ता आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन के नाम रहा। हालांकि आज का दिन बाकी है, तो अनफिनिश्ड एजेंडा है 11,000 वाला, तो ये बात तो पक्की है कि ये पूरा होगा। अब अगले हफ्ते पूरा होगा, हो सकता है आज अगर कोई अच्छी खबर आ जाए तो आज भी हो सकता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, होना तो पक्का है, ये बात तो समझ में सबको आ रही है। क्योंकि देखिए कोई ना कोई एक नया सेक्टर आकर मदद कर देता है। ये हफ्ता आईटी सेक्टर ने मदद करी, फार्मा सेक्टर ने सपोर्ट दिया है, और अगर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छे आ जाते हैं तो फिर देखिए ये सोमवार को भी 11,000 हम हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन इतनी कम है एचडीएफसी बैंक के नंबर से, इसलिए मैं कल भी कह रहा था, देखिए कल भी आप देखिए सेकंड हाफ में रिकवरी आ गई, तो जब उम्मीद कम हो तो देखिए एक पॉजिटिव सरप्राइज की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। किसी ने नहीं सोचा था वीरू कि आईटी सेक्टर के शेयरों में इतनी बड़ी रैली होगी। आप देखिए इन्फोसिस 10% के एफएनओ में अपर सर्किट लगा रहा था कल, परसों विप्रो देखिए 10% 17% तक इंट्राडे में भाग गया। तो जब उम्मीद कम हो तो देखिए फिर प्रदर्शन बढ़िया हो सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि कोशिश बहुत करी, 10,550 600 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट बाजार ने बना लिया है, और यहां पर तेजी करने की राय होनी चाहिए। तो बाय ऑन ईच एंड एवरी डिप का मार्केट है, और बैंक्स के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए। बैंक्स आउट परफॉर्मेंस अगर दिखाएंगे तो 11,000 जल्द ही हमारे सामने खड़ा होगा। तो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है,
ये हासिल होगा, ये बात तो पक्की नजर आ रही है। लेकिन कल के बैंक निफ्टी के मूव को देखिए, ये बता रहा है कि स्मार्ट लोग अब बैंक्स खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। और डीआईआईज खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने खरीदारी करी है, ये एक बढ़िया संकेत मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे जो डीआईआईज हैं, जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो यहाँ के घरेलू बैंकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं एफआईआईएस के मुकाबले, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक्स में मंदी करके फायदा अब नहीं होगा। बहुत खराब खबरें हमारे पीछे आ चुकी हैं। और एक बार डॉक्टर साहब बैंक निफ्टी का आप कंपोनेंट और दिखा दीजिए, उसके बाद मैं वीरू के पास चलता हूं और समझता हूं उनसे कि कौन से लेवल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर भसीन साहब भी मेरे ख्याल में जुड़ चुके हैं, भसीन साहब के पास भी चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो आज मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो आप बैंक निफ्टी में देखेंगे एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक और उसके बाद एक्सिस बैंक। तो ये प्राइवेट वाले जो बैंक्स हैं और ये मजबूत वाले जो बैंक्स हैं, देखिए ये दरअसल लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये संकेत बहुत ही बढ़िया है। वीरू बताइए, कल के डेटा को आपने किस तरह से रीड किया, खासतौर पर बैंक निफ्टी के? देखिए हेमंत, कल का अगर आप ये निफ्टी का पुलबैक देखें तो आप इसे कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी निफ्टी बैंक की। कल एग्जैक्टली आपने देखा हेमंत, जब हम ओपनिंग कर रहे थे 9:15 से 9:30 के बीच में क्या हुआ, 21,000 का जो पुट राइटर था वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया शॉर्ट कवरिंग का। कल एग्जैक्टली डॉट 21,040 जो ट्रेजेक्टरी थी उसने एक पुलबैक जनरेट किया। अगर आप चार्ट्स पे देखें एग्जैक्टली वही पॉइंट था हेमंत। और कल बैंक निफ्टी की लोअर शैडो फिर एक बार बड़ी होना वो इंडिकेट करता है कि 21,000 दमखम रखता है और यहीं से बड़े दो स्टॉक फ्यूचर्स ने, कोटक ने और एचडीएफसी बैंक ने पुल बैक लिया है। और उनकी लोअर शैडोज का बड़ा होना हेमंत ये इंडिकेट करता है कि ये 21,200 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, याद रखिए। एंड स्पेशली मोर स्पेशली 21,000 एक ऑप्शन सपोर्ट है, ऊपर 21,200 और 21,340 की ट्रैजेक्टरी एक बहुत महत्वपूर्ण बेस रहेगी। ऊपर की तरफ क्या देखिए, पोस्ट ओपनिंग, देखिए बाय के मोड में तो बाजार है ही हेमंत। पोस्ट ओपनिंग किस चीज पे हमें नजर रखनी है? जिस तरह से कल 21,000 पे पुट राइटर था उसी तरीके से 22,000 पे कॉल राइटर भी है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यानी 3-4 पॉइंट है ओपनिंग के बाद जिसको आपको रिस्पेक्ट देनी है। पहला पॉइंट क्या, कल का हाई, कल बैंक निफ्टी जहां पे ऊपर का हाई लगा के गया वो है एग्जैक्टली जो 21,676 का जोन हेमंत, वो है 20 डेमा, नोट करके रख लीजिए। कल का हाई है 20 डेमा, उसके ऊपर करीब करीब 21,854 के जोन में आता है आपका 10 डेमा, तो ये हल्का सा एक रेजिस्टेंस होगा। लेकिन इसके बाद 22,000 और 22,050 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, तो हमें इन 3 लेवल्स पर नजर रखनी है पोस्ट ओपनिंग। लेकिन याद रखिए आपके स्टॉप लॉसेस ओपनिंग के वक्त थोड़े से वाइड रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपको रूम देना है। और जब ये क्लस्टर निकल जाए, मैं इनको बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं, जब ये क्लस्टर निकल जाए तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को इन्हीं क्लस्टर में जो कि अभी रेजिस्टेंस है उस पर ले आइएगा। तो ऐसे अप्रोच करिए। इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव 22,050 के ऊपर ही होगा हेमंत, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है हेमंत। ठीक बात है। चलिए, तो ये बैंक निफ्टी का डेटा वीरू ने आपको विस्तार से बताया। भसीन साहब को जोड़ लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है आपका बाजार पर आज के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग आपको भी हेमंत और वीरेंद्र को भी, और सबको हम ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपको कहा था कि 11,000, तो नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक ये एक्सपायरी में 11,000 जरूर आएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक ही आ जाए। और साथ में हेमंत जी, लोगों को यही शंका थी कि रिलायंस में अगर पुल बैक आएगा तो निफ्टी कोलैप्स कर जाएगा, और कल आपने देखा कि बेयर्स वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। तो इट इज नॉट जस्ट रिलायंस, द ब्रॉडर मार्केट इज टेलिंग यू कि पार्टिसिपेशन इज देयर फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। आपने आईटी का, आपने फार्मा का, आपने बैंक्स कहे, आपने केमिकल्स कहे, आपने ऑटोज कहे, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है कि रिलायंस में एक्चुअली कंसोलिडेट बिटवीन 1800 1900 and the rest of the market will participate. So I am very sure कि next week hopefully we will be hitting 11,000, but उससे भी ज्यादा मैं श्योर हूं कि ब्रॉडर मार्केट की पार्टिसिपेशन इज टेलिंग यू कि ये रैली एक 3-legged रेस नहीं है, इट इज अ वेरी बिग ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्मेंस। आपने नंबर्स देखे फ्रॉम सेल, आपने नंबर देखे फ्रॉम सिप्ला, आपने नंबर देखे फ्रॉम फेडरल बैंक, मैं ऐसे आपको गिना रहा हूं। आपने रिलायंस के नंबर देखे, आपने कल आपको इन्फोसिस और विप्रो के नंबर आए, कहीं भी आपको पेसिमिज्म नहीं होनी चाहिए।
तो ये ऑल्सो हेमंत जी, बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल रैली और पार्टिसिपेशन इज रिटेल। इट इज थम्स अप टू द रिटेल, जिसने 4 महीने से मार्केट में हौसला बनाए रखा और पैसे कमाए हैं। तो आप लोग अपनी शंका कर सकते हैं क्या होएगा, कोविड और नो कोविड। मुझे लगता है कोविड तो अगले 3 महीने में वैसे ही पीटर डाउन कर जाएगा। मार्केट विल फेस द रियलिटी कि शेयर है या नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द ब्रॉडर मार्केट, और 11,000 के साथ हमारी डेट पक्की है इन द सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। घी शक्कर सर सब मिलकर इस डेट में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपने जो बहुत बढ़िया बात ये कही है कि नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं और हर तबके से शानदार आए हैं। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि Q1 के नंबर्स इतने बढ़िया भी हो सकते हैं। सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और देखिए कमेंट्री और भी बढ़िया निकल कर आई है। तो सर बताइए कहां पैसा लगाया जाए, आपके कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए, टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स भी बताइए भसीन साहब। तो देखिए हेमंत जी, मैं 6-7 नाम ले रहा हूं और मैं एडवाइस करूंगा कि अगले 8 हफ्ते माने 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक आप सिप कीजिए। ये सिप आपको बहुत फायदेमंद रहेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। टॉप ऑफ द लाइन विल बी सेल के नंबर सबसे अच्छे थे, और स्टील में तो नई रंगत है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील। तो सेल को मैंने सिंगल आउट किया है, 34-35 रुपए का भाव है। दूसरा मेरा पिक है विप्रो इज हेडेड फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज। उसके जो मार्जिन्स हैं और उसकी जो ओनरशिप और प्राइस अर्निंग है, इट इज द चीपेस्ट लार्ज कैप स्टॉक, और उस साथ में गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। थर्ड विल बी फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आर एन 18 क्वार्टर लो ऑन द एनपीए, और निम इज एट 18 क्वार्टर हाई। साथ में क्रेडिट ग्रोथ, एंड फोर्थली उनका जो वर्टिकल इन गोल्ड लोन है, वो दे विल बी द बिगेस्ट गोल्ड लेंडर इन एनी ऑफ द बैंक्स आफ्टर मुथूट एंड मनापुरम, जो एक क्लासिकली वो है। फेडरल इज ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन गोल्ड लेंडिंग। चौथा होएगा आईजीएल, जो आपको मैंने कहा गैस यूटिलिटीज में प्राइसिंग इज इन देयर फेवर, और हमें लगता है जैसे रीओपनिंग होगी कंजम्पशन एंड मार्जिन विल राइज। फिफ्थ वुड बी Marico is a very good play on the FMCG and rising incomes on the rural side. उसके बाद सिप्ला, a must have in a pharma portfolio. India Bull Housing, जो आपको NBFCs में has been through worst of the storm, और अब वो cash raise कर रहे हैं through sale of some of the assets. I think this could be a relative outperformer. And lastly अशोक लीलैंड और मारुति, इनमें से आप दोनों ले लीजिए या एक, ये परफेक्ट बास्केट होगी। अशोक लीलैंड इज प्रॉक्सी टू राइजिंग कमर्शियल व्हीकल सेल्स, एंड जैसे जैसे बसेस और बनेंगी, क्योंकि वी नो दैट space is going to be a constraint on bus, so you will have to order more, and Maruti becomes a proxy to rising rural incomes and again demand for 4-wheelers. ओके तो ये है भसीन साहब की कन्विक्शन कॉल। और याद रखिए भसीन साहब ने जो एक वर्ड यूज किया है, इनमें वन गो में नहीं जाना है आपको। आपने नहीं सोचा ये ट्रेडिंग पिक्स नहीं है कि आज लिया और शाम को प्रॉफिट खोज रहे हैं। आपको इसमें सिर्फ करना है अगले 8 हफ्तों तक। उसमें रोज कुछ ना कुछ डालिए, वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे। आइए जरा भसीन साहब के स्टॉक्स देखते हैं। उनका पहला स्टॉक जो है जिसको मेंशन किया उन्होंने, वो है अशोक मारुति ऑटो स्पेस में, देन सिप्ला, मैरिको, आईजीएल, फेडरल बैंक और सेल। इन स्टॉक्स पे फोकस कीजिएगा। और विप्रो के जिस प्रकार के नंबर्स रहे और जिस प्रकार के मार्जिन्स रहे और जिस प्रकार के, अगर आप देखें न्यू लीडरशिप विप्रो के हाथ में, ये भसीन साहब की आज की टॉप कन्विक्शन कॉल है पोजिशनल बेसिस पे विद अ व्यू ऑफ एसआईपी। हमारे साथ अब 2 पैनल में खास मेहमान और हैं। हमारे साथ राजेश सतपुते हैं, राजेश पालवीय हैं। राजेश गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर पालवीय, आपसे ये पहला प्रश्न होगा, आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मॉर्निंग सर। आज की मेरी जो टॉप पिक होगी वो होगी डाबर में देखें तो स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है वीकली चार्ट पे, और डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली पिछले 3-4 सेशन से, तो हमें लगता है डाबर यहां से एक एफएमसीजी पैक से काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 500 रुपए से 505 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है डाबर में देखने को मिलना चाहिए। तो 480 के स्टॉप लॉस से डाबर को बाय करेंगे एफएमसीजी पैक से। और कल भी आखिरी सौदा में अगर आप हमारे साथ थे तो इस शेयर की चर्चा हुई थी, कल का बीटीएसटी कॉल भी था, आज का टॉप पिक भी है, और ये स्टॉक
बहुत ही गजब के मूव दिखा रहा है। दिखाइए डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने का चार्ट, और कल हम लोग चर्चा कर रहे थे एफएमसीजी शेयरों पर आपकी नजर होनी भी चाहिए। थोड़ी देर पहले देखिए भसीन साहब ने आपको बताया कि उनको मैरिको पसंद है। ये पूरा का पूरा पॉकेट जो है ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा था वीरू ब्रिटानिया में नतीजों से पहले क्या गजब की तेजी बनी, लोगों ने पोजीशंस देखिए ब्रिटानिया में पहले ही बनानी शुरू कर ली नंबर्स आने से पहले, और बात भी ठीक है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अच्छे नंबर्स आएंगे इस स्पेस में। एक बार भसीन साहब से राय लेता हूं इस स्पेस के बारे में, खास तौर पर क्योंकि देखिए एफएमसीजी स्पेस बहुत ही बढ़िया स्पेस है। भसीन साहब आपको पूरी उम्मीद है कि ये स्पेस यहां से और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी, जैसे आईटी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, ऑल टाइम हाईज लगाए। इसमें मैरिको के अलावा और आपके फेवरेट पिक्स कौन से होंगे ये भी बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, मैंने तो एक एक नाम लिया है, लेकिन मैं बिल्कुल राजेश के साथ सहमत हूं। मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर एंड नेस्ले, ये 4 का आप बास्केट बनाइए अगर आपको एफएमसीजी में रहना है। दे आर ऑल द बेस्ट टाइप ऑफ ब्रांड्स विच यू हैव, और ये आउट परफॉर्म करेंगे। वैल्यूएशन पे मत जाइए, नहीं तो आपको 17,000 पे नेस्ले जस्टिफाई नहीं होएगा। बट वो ये याद रखिए कि 10 से वो 17 होने में भी 1 साल लगा और वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर एंड नेस्ले आर अ वेरी गुड बास्केट टू बाय इन दिस स्पेस। तो देखिए नेस्ले में भी कल चर्चा यही हो रही थी आखिरी सौदा में कि ये स्पेस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो जिसने आखिरी सौदा देखा, देखिए ये सारे स्टॉक्स कल भी डिस्कस हुए हैं और आज भी देखिए हमारे मेहमान कह रहे हैं उनको ये शेयर बहुत ही बढ़िया नजर आते हैं। आज सुबह सुबह नीरज हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब एक बार नीरज की टीम दिखाइए, वो बजाज की बात कर रहे थे, बजाज कंज्यूमर की, और एक बार इसका इंट्राडे चार्ट भी दिखाइए। देखिए नतीजे इतने गजब के आ रहे हैं कि अपर सर्किट लग रहे हैं। देखिए शेयरों में कल 20% की रैली उस स्टॉक में देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से वो ये स्टॉक के ऊपर काफी बुलिश रहे हैं। तो ये वो स्पेस है अंडर जहां वैल्यूएशन है, वो स्टॉक्स और जोर से भाग रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। देखिए 20% की तेजी कल सेकेंड हाफ में लगती हुई नजर आई है। तो ये स्पेस बहुत बढ़िया है। पालविया साहब का टॉप कन्विक्शन कॉल है डाबर, इसके ऊपर रखिएगा नजर। मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये शेयर अगर 525 जो इसका 52 वीक हाई है, जल्द वहां पर भी आपको आता हुआ नजर आए। राजेश पालविया साहब के बाद चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी बताइए आपका टॉप कॉल, टॉप कन्विक्शन आइडिया आज के लिए। गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेमंत मुझे आज का आपका जो वन लाइनर था वो बहुत बढ़िया लगा। बुल्स वेल प्लेड, बेयर्स वेल ट्राइड। डेफिनेटली ये परफेक्ट सेंटेंस है ये मार्केट के लिए कि बेयर्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो रहे हैं। फिलहाल जो ग्रिप है वो बुल का है। हेमंत मेरा आज का जो टॉप कन्विक्शन कॉल होगा वो रहेगा मुथूट फाइनेंस पे। देखिए कल हमने मुथूट फाइनेंस में एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखे। सबसे बड़ी बात है अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है जहाँ पे आपने देखा प्राइसेस बहुत अप बाय 5.2% एंड ओपन इंटरेस्ट जो गेन था दैट वाज 7%। अगर आप ऑप्शंस का भी डेटा देखें तो ऑप्शंस में 1000 पे पुट राइटर खड़ा है और 1200 पे कॉल राइटर खड़ा है। और ऑप्शंस में एक इंपॉर्टेंस होता है मीडियन पे, जहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, जहाँ पे एक मैग्नेटिक लेवल होता है, वो है 1100। और पिछले कई दिनों से हमने देखा 1100 को ये रिस्पेक्ट दे रहा था। इसलिए मुझे लगता है ये मीडियन से ही चलेगा अपने हायर एंड तक। तो मेरे हिसाब से आज का मेरा पहला पिक रहेगा मुथूट फाइनेंस, जिसका स्टॉप लॉस होगा करीबन 1110 का, और ऊपर में मुझे लगता है 1180 से लेके 1200 तक की जगह होगी इंट्राडे बेसिस पे। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है राजेश जी, ये भी बता देता हूं, मुथूट फाइनेंस की सैटरडे को बोर्ड मीटिंग है स्टॉक स्प्लिट पर। तो ये जो तेजी आपने कल के सत्र में भी देखी है उसका कारण ये है, और ये वो स्टॉक है आपके टेक्निकल चार्ट्स पर आया है क्योंकि ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। तो ध्यान रखिए ये जो 4 डिजिट का शेयर है ये आपको 4 डिजिट का शायद आगे चलकर ना मिले। तो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, सही है, छोटा शेयर होता है, टिकट साइज छोटा होता है, तो थोड़ा ट्रेडिंग का इंटरेस्ट बनता है। तो ये जो तेजी राजेश जी देखने को मिल रही है, कल अच्छी रैली हुई है, वो इसके चलते हुई है। राजेश जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं।
हेमंत, then please allow me to change my नहीं नहीं counter. ठीक है सर, ये पॉजिटिव खबर है, ये नेगेटिव खबर नहीं है, ये चलेगा आज क्योंकि सैटरडे को ये इवेंट है। तो आपका कॉल ठीक है, परफेक्ट है। मैं खाली दर्शकों को बता रहा हूं कि ये एक इवेंट है जिसके चलते कल 5% की तेजी देखने को मिली है। आप दूसरा कॉल थोड़ी देर में दीजिएगा, लेकिन पहले लक्ष्मण के पास चलते हैं, लक्ष्मण से समझ लेते हैं ये एक्सक्लूसिव खबर। सरकार जो है वो माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन रिफॉर्म्स को अध्यादेश के जरिए सरकार अब लागू करने ही वाली है। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक और पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी पूरी? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक माइनिंग सेक्टर में कई बड़े रिफॉर्म होंगे। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के पास अगर कैप्टिव माइंस है या किसी के पास नॉन कैप्टिव माइंस है तो इन दोनों के बीच अंतर खत्म कर दिया जाएगा। यानी अपना माइंस नहीं है तब भी उनको मिनरल की दिक्कत नहीं होगी। ये मेटल कंपनियों के लिए काफी राहत वाली खबर है, काफी लंबे समय से वो अपनी मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, किसी के पास कैप्टिव माइंस है लेकिन वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहां से मिनरल्स का कि वो जितना खपत करना चाहते हैं उससे ज्यादा हो रहा है, तो सरप्लस मिनरल को बेचने की छूट अब तक नहीं मिली हुई है, तो सरप्लस मिनरल को बेचने की छूट मिल जाएगी। तीसरी चीज, अगर किसी को लगता है कि ये माइंस मेरे काम का नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, तो माइनिंग लीज और ट्रांसफर कर सकेगा। अब तक इसकी छूट नहीं थी। इसमें स्टैंप ड्यूटी का भी एक बहुत बड़ा बोझ रहता है माइनिंग सेक्टर के लिए, उसको भी रेशनलाइज किया जाएगा। तो इन सारे प्रस्तावों को लेकर के कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है, संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशविरा किया जा रहा है और जल्दी कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इसके लिए एमएमआरडीए एक्ट में बदलाव करना होगा और उस बदलाव को तत्काल लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश का सहारा ले सकती है। यानी ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार एक्ट में बदलाव करेगी और तत्काल प्रभाव से उसे लागू कर देगी, ऐसी योजना है। तो महत्वपूर्ण खबर है। और ये देखिए, ये अगर इस खबर को आप बारीकी से समझे ना तो ये पावर सेक्टर के लिए और मेटल सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात है भसीन साहब, जो भी लक्ष्मण जी ने बहुत बारीकी से समझाई कि कैप्टिव माइन जो है अब आपकी एक हेडेक नहीं रहेगी, वो एसेट्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है उनके पास वो रिसोर्सेज खुले हैं। तो ये सबके लिए अच्छी खबर है। और आई थिंक इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की तरह देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए पावर प्रोड्यूसर्स के लिए, आपको देखना चाहिए स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए, आपको देखना चाहिए जितने भी वो कंपनियां जो डिगिंग प्रोसेस में होती हैं उनके लिए, वो जितनी कंपनियां जो कि इक्विपमेंट और साथ ही साथ हैवी जो ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए बहुत प्रोस्पेक्टिव है इस खबर के। आप कैसे देखते हैं और आपकी प्रेफर्ड पिक भसीन साहब इस स्पेस में क्या रहेगी? हाँ बिल्कुल। और आपको पता है लक्ष्मण रॉय के पास ये आई थिंक गिफ्ट है कि सबसे पहले जो न्यूज होती है वो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को करता है। तो थम्स अप टू लक्ष्मण रॉय। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो माइनिंग और इस पे जो क्रोनी कैपिटलिज्म थी वो सारी ये खत्म हो गई है और अब आपको फ्री ऑक्शन और साथ में ओनर कैप्टिव और नॉन कैप्टिव, दैट मींस स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ मेटल्स। और उसके लिए जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन, तो अशोक लीलैंड हो गया विच इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स ऑन द वे फॉर द पावर प्रोड्यूसर जिनको एक अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलेगा, कोल इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज होएगा इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक जेएसडब्ल्यू और जिंदल स्टील, इनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आयरन ओर माइनिंग विल बी इज अ गॉस वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टील एंड सो ऑन। तो आई थिंक आई वुड पुट माय मनी ऑन जिंदल स्टील एंड जेएसडब्ल्यू। साथ में वीरेंद्र, चाइना में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए इन सर्टेन पार्ट्स जहां स्टील का इंपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया, एक्सपोर्ट, और यहां से जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू विल रिपोर्ट रिकॉर्ड नंबर्स क्योंकि एक्सपोर्ट्स इतने स्ट्रांग हैं मैं बता नहीं सकता। आपने सेल और टाटा स्टील देखे हैं, तो ये चारों शेयरों की बास्केट लीजिए, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील और सेल। इनमें मैं फिर रिकमेंड करता हूं 8 हफ्ते का सिप, लेकिन डोंट मिस अशोक लीलैंड, इट विल बी द डार्क हॉर्स ऑफ 2020। आपने जब ये अशोक लीलैंड की बात कही थी ना शुरुआत में, तो मेरे को समझ में आ गया था ये जो माइनिंग वाली खबर है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अशोक लीलैंड के लिए भी पॉजिटिव है। भसीन साहब अगर सुबह सुबह उठ, भसीन साहब का मैं आपको दिनचर्या बता दूं, ये सुबह जल्दी उठते हैं, खबरें वबरें देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसमें ढूंढते कौन से स्टॉक पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो खूब मेहनत करते हैं भसीन साहब। और लक्ष्मण रॉय की तारीफ करने के लिए भसीन साहब आपका शुक्रिया। लक्ष्मण रॉय अपने आप में एक पूरी न्यूज वायर हैं। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाह रहे थे आप उस समय भसीन साहब से, मैं सुन रहा था, बताइए।
नहीं, वसीम साहब जैसे लोग अगर तारीफ करते हैं और हमारी खबरों पर भरोसा करते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों की। और यही वजह है कि जब भी हम लोग कुछ खबर करते हैं तो निवेशक उसको बहुत दिलचस्पी के साथ देखते रहते हैं। ये हम लोग चैनल पे देखते हैं, ट्विटर पे जो रिप्लाई आता है उससे देखते हैं। तो वसीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए, सुबह सुबह उन्होंने दिन बना दिया आज में। वसीम साहब धन्यवाद आपका, आपने दिन बना दिया, लक्ष्मण जी का भी और हम सब का भी। तो आपका इंडोर्समेंट के मायने हैं। और देखिए लक्ष्मण रॉय सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव खबर लाकर देते हैं। लेकिन शेयरों पर आते हैं जल्दी से। जो आपने बताया जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील, नीरज की टीम देखिए स्टॉक 2020 की, एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए। उन्होंने भी देखिए शुरुआत आज जेएसपीएल से की थी और कल का आखिरी सौदा आपको याद होगा, हम लोग कह रहे थे कि देखिए कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 12 बजे से ये सारे स्टॉक्स चलना शुरू हो गए थे और क्या गजब की रैली इसमें देखने को मिल रही थी। वीरू आपको याद है मैं कह रहा था डाउ फ्यूचर्स हैं 250 पॉइंट नीचे और मेटल कंपनियों में देखिए तेजी देखने को ये तो कुछ तो है। तो साफ तौर पर देखिए ये बड़ा रिफॉर्म है और ये आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जेएसपीएल ये भागता हुआ आपको आज के सत्र में भी दिखेगा, कल की तेजी और आगे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी ये आपको राजेश सतपुते जी बताएंगे। राजेश जी बताइए, जिन्होंने कल खरीदा आखिरी सौदा देखकर उनका तो फायदा है ही, आज सुबह खरीदेंगे गैप अप में तो फिर कितना भागेगा ये शेयर? डेफिनेटली और मुझे लगता है बहुत बढ़िया चार्ट है इसका हेमंत। अगर आप पूरा मेटल सेक्टर देखो और मेटल सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस देखो तो सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो जेएसपीएल ही कर रहा है। अगर कल का डेटा भी देखो तो कल जेएसपीएल में एट दिस लेवल ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 14% एंड प्राइस वाज अप बाय 6.5%। सो सी द एग्रेशन कि जेएसपीएल में कितना एग्रेशन है। मेरे हिसाब से हेमंत इसका जो कल का क्लोज है फ्यूचर में दैट इज एट 177। मुझे लगता है ये 190 195 की जो ट्रेजेक्टरी है इसको ये चेस कर रहा है। सो एट लेवल ऑफ 177 इट विल बी अ बाय। अगर जैसे कि आपने कहा कि कल भी हमने इसको लोगों को रिकमेंड किया तो इसका बीटीएसटी तो ऑब्वियसली हुआ होगा, तो इसका स्टॉप लॉस होगा 174 क्योंकि 174 पे फ्रेश ब्रेकआउट कल मिला है, स्विंग ब्रेकआउट आप कहते हैं। तो 174 के स्टॉप लॉस के साथ हेमंत 190 195 के ट्रेजेक्टरी के लिए आज ये चेस करेगा। इसके ऊपर रखिएगा नजर, 190 तक के लेवल्स के लिए ये अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वसीम साहब कह रहे हैं उनको सबसे टॉप पसंद सेल है और ट्रेडिंग के लिहाज से आप इस खबर पर जेएसपीएल जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर भी दाव लगा सकते हैं। लेकिन आपने टाटा स्टील की बात भी वसीम साहब करी है। अच्छा, आज टाटा ग्रुप की कंपनियों के लिए बड़ा दिन है, टाटा सन्स की बोर्ड बैठक है। आप बताइएगा आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं टाटा समूह में से? एक बार डॉक्टर साहब सारे स्टॉक्स भी दिखा दीजिए। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष आपको बताएंगे थोड़ी देर में गुड बैड अगली आज कौन से नतीजे रहे हैं। लेकिन पहले आज की बोर्ड बैठक की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा समूह है तो हमने सोचा आज क्यों ना इससे शुरुआत की जाए। लक्ष्मण की खबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग क्योंकि है अगर एक तो वो टाटा समूह की है, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर डीवीआर, टिनप्लेट, टाटा स्पॉन्ज, ट्रेंड, टाटा ग्लोबल, टाटा कंज्यूमर, कितनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं और आज इनके ऊपर फोकस रहेगा क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है। आशीष क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस बोर्ड मीटिंग को और आशीष से समझ लेते हैं क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस बोर्ड बैठक में से। आशीष बताइए। अब जैसे आपने कहा आज पूरा टाटा ग्रुप आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि टाटा सन्स की बोर्ड मीटिंग होने वाली है आज, जिसमें ये बोर्ड जो है ये जो कोविड 2019 की क्राइसिस है उसमें हालात जो टाटा ग्रुप कंपनीज के हैं उसका जायजा लेने वाला है। इनफैक्ट कहा जा रहा है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिवाइस करने की तैयारी हो रही है, कैसे इस कोविड 2019 की क्राइसिस से ये कंपनीज उभर पाएंगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि फंड इंफ्यूजन की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करी जाएगी। डेट रिडक्शन की, जैसे कि टाटा स्टील और जेएलआर में डेट रिडक्शन के प्लान्स पे वर्कआउट किया जाएगा। साथ साथ यह तक रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद ये बोर्ड जो है टाटा सन्स का टाटा पावर के इन्वेट पर विचार करता हुआ नजर आएगा और टाटा पावर के डेट रिडक्शन पे। तो पूरी टाटा ग्रुप कंपनीज, लेकिन खासतौर पर टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, जेएलआर के चलते और टाटा पावर, ये कंपनीज को खासतौर पर डाप रखेगा। ओके, तो टाटा सन्स की बोर्ड की बैठक, आई थिंक इस समूह के स्टॉक्स पे एक बार फोकस करते हैं। भसीन साहब आपकी राय क्या है? देखा ना आपने कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उस पर रणनीति पे विचार होगा टाटा सन्स की इस बोर्ड बैठक में। आपकी अप्रोच क्या है? मैं एक एक करके स्टॉक्स लेता हूं। चाहे ऑटो स्पेस में आप टाटा मोटर्स को देखिए, टाटा मोटर्स डीवीआर को देखिए, आईटी पैक में आप टीसीएस में आइए, फिर आप चले जाइए टाटा कंज्यूमर में, एफएमसीजी स्पेस में। आपको इस बास्केट में, इस समूह में इस वक्त सबसे अच्छा प्राइस लेवल पे कहां एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है और आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगी इस स्पेस में?
TCS एंड टाटा कंज्यूमर को आप हाथ नहीं लगा सकते. दे आर कैश जनरेटर्स एंड आई थिंक TCS सपोर्ट्स द होल ग्रुप और उसकी वैल्यूएशन बहुत फेयर है. आई डोंट सी मच वैल्यूएशन गैप गेटिंग करेक्टेड देयर. बट जो डार्क हाउसेस हैं जिनको कैपिटल चाहिए वो डेट वो है जहां पे सबसे ज्यादा डेट है, पर्टिकुलरली टाटा स्टील, टाटा मोटर एंड टाटा पावर. और तीनों में इंडिकेट कर चुके हैं टाटा सन्स दैट दे आर रेडी टू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज. और अगर उन्होंने देखा है तो दे सी मैक्सिमम पोटेंशियल इन दिस. टाटा स्टील बिकम्स प्रॉक्सी प्ले टू राइजिंग ऑटो सेल्स इन यूरोप और जो उसका कोरस का स्पेशलाइज्ड स्टील का है दैट बिकम्स वेरी पॉजिटिव. टाटा स्टील इज ऑल्सो द लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड और इस कारण से लोकली उनको बहुत बेनिफिट है. टाटा मोटर बिकम्स अ प्रॉक्सी प्ले कि चाइना में आपने देखा एक टेयर अवे रैली आई है और मुझे लगता है चाइना की कंजम्पशन GDP इज फार ग्रेटर देन जो एस्टिमेट था. दैट बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले अराउंड 100 रुपीज लेवल्स. और अगर डेट रिडक्शन की कोई भी चीज आती है इट वुड एड टू द बॉटम लाइन. और थर्डली टाटा पावर जो अगेन प्रॉक्सी प्ले है कि वो अपना डेट रिड्यूस कर रहे हैं, कोर बिजनेसेस नॉन कोर बिजनेसेस बेच रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम अट्रैक्टिव ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. और उन्होंने ओडिशा और अदर जगहों में एक्विजिशन किया है. तो तीनों शेयर डार्क हॉर्सेस हैं. मैं यहां पे भी एडवाइस करूंगा अगले 12 हफ्ते का सिप क्योंकि दीज थ्री कैन गिव हाई बीटा एंड हाई रिटर्न्स बाय द एंड ऑफ द ईयर. टाटा मोटर, टाटा स्टील एंड टाटा पावर फॉर द नेक्स्ट 12 वीक्स अ सिप इज वेरी वेरी गुड. इनके ऊपर रखिएगा नजर और इसलिए भी रखिएगा नजर क्योंकि देखिए आज माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और माइनिंग वाली खबर देखिए टाटा स्टील के लिए बहुत पॉजिटिव वैसे भी है और शुरुआत में भी देखिए इसकी बात हुई थी. तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस होगा मेटल्स में इसलिए भी क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक है और जैसा कि आशीष आपको अभी अभी बता रहे थे कि बोर्ड मीटिंग में यह तय होगा कि किस तरह से लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया जाएगा यूके की सरकार के साथ मिलकर. तो देखिए ये स्टॉक भी मैं आपसे कह रहा हूं कल 12 बजे के बाद इस पूरे मेटल्स में तेजी हुई है. देखिए यहां पर भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है. टाटा पावर के इन्विट्स और डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अगर ये मंजूर हो जाता है और कुछ सामने निकल कर आता है तो ये स्टॉक भी देखिए आज भागता हुआ आपको नजर आएगा. तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर फोकस साफ तौर पर होना चाहिए. लेकिन चलिए अब चलते हैं और समझ लेते हैं गुड बैड अगली. कल कुछ और आईटी कंपनियों के नतीजे आए. आशीष शुरुआत कहां से करेंगे? तो आईटी से शुरू कर लेते हैं क्योंकि आपने उसकी बात छेड़ी. L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज या कई लोग इसे LTT के नाम से जानते हैं. Q1 के परफॉर्मेंस वीक है तो बैट की कैटेगरी में डालिए आप. डॉलर आए 12.5% गिरी, रुपए में आए 10.5% गिरी. मार्जिन 310 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे थे और मार्जिन पे दबाव इसीलिए क्योंकि इनका कहना है कि यूटिलाइजेशन कमजोर था क्योंकि एक सीजनली वीक क्वार्टर था. साथ साथ टेम्पररी रिडक्शन हुए कुछ क्लाइंट्स की तरफ से उनकी स्पेंडिंग में, इसीलिए उनका मार्जिन में दबाव आया और इन सब के चलते मुनाफा 40-42% क्यू ऑन क्यू गिरा. मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 चैलेंजिंग रहा था जैसा एक्सपेक्ट करा था उन्होंने, लेकिन अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से सीक्वेंशियल रिकवरी आती हुई नजर आएगी क्योंकि ऑर्डर बुकिंग्स और डील पाइपलाइन इस तरह की बैकिंग दिखा रहा है. इस कंपनी ने एक और खबर है, ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया है $25 मिलियन में. ये जो कंपनी एक्वायर करी गई है हाई वैल्यू इंजीनियरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस मुहैया कराती है टेलीकॉम स्पेस में. तो कमेंट्री फिर भी बेहतर लेकिन परफॉर्मेंस तो खराब आई. साइएंट Q1 कमजोर रहा है तो ये भी बैड की कैटेगरी में जाता है. डॉलर आए में 12.5% का दबाव, रुपए में आए 7.5% का दबाव क्यू ऑन क्यू. मार्जिन 83 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिला है. आउटलुक कहता है Q2 के लिहाज से तो पॉजिटिव. कंपनी कह रही है कि सारे इंडस्ट्री वर्टिकल्स में अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हालात सुधरते हुए नजर आएंगे एक्सेप्ट एविएशन. पर इस कंपनी के साथ दिक्कत थी कि एविएशन में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है इस कंपनी का और इसी के चलते इनका कहना है कि पूरे साल FY21 में डबल डिजिट डी ग्रोथ देखने को मिलेगी. यानी कि क्वार्टर के नंबर भी खराब आए थे आशीष. ये काफी क्वार्टर्स से डिसअपॉइंट कर रही है स्ट्रीट को और एविएशन तो खास तौर पे आप जानते हैं ग्लोबली सबसे ज्यादा इस पैंडेमिक का इंपैक्ट पड़ा है, इसलिए आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स भी दिक्कत भरे रहेंगे. और ये खुद ही कह रहे हैं पूरे साल के 10% डबल डिजिट डी ग्रोथ मतलब 10% से ज्यादा रेवेन्यूज पूरे साल में गिरते हुए नजर आएंगे. अच्छा, L&T फाइनेंस के नंबर्स आए हैं.
Q1 कमजोर है, साल दर साल जो हेडलाइन नंबर्स हैं, NII 10% गिरा, मुनाफे में 73% का दबाव देखने को मिला, उम्मीद से कमजोर ये दोनों आंकड़े थे। अच्छा, Q1 के डिसबर्सल्स वीक हैं, 76% साल दर साल का डिक्लाइन, NIMs कमजोर है, 68 बेसिस पॉइंट्स गिरे, शार्पेस्ट डिक्लाइन है कंपनी के हिसाब से। ROEs जो है 20 क्वार्टर्स में सबसे कमजोर आंकड़ा आपको नजर आएगा। कोविड 2019 के चलते 577 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग इस कंपनी ने करी है। हां, मॉरेटोरियम के अपडेट, FY20 के एंड में बुक का 79% मॉरेटोरियम के अंडर था, अभी 44% हो गया है। एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी स्क्रीन पर आएंगे, वो बेहतर होते हुए। ग्रॉस NPA 13 क्वार्टर्स में सबसे निचले स्तरों पे, नेट NPA पिछले 20 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट लेवल पे आता हुआ, ये अच्छी बात। इसके अलावा AB मनी के नंबर्स साल दर साल Q1 में, ये Q1 के नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जो अब तक मैंने बताए सब Q1 है। ऑपरेटिंग इनकम 2% गिरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्लैट देखने को मिला है, लोअर फाइनेंस कॉस्ट में मदद मिली है उसके चलते। मुनाफा फ्लैट है 3.5 करोड़ रुपए में, लेकिन ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे फोकस है, तो ब्रोकिंग इनकम साल दर साल 32 से बढ़कर 36 करोड़ रुपए हुई है। ब्रोकिंग का PBIT जो है ना 26 लाख से बढ़कर 2.5 करोड़ हो गया है, ये अच्छी बात कंपनी के लिहाज से। भारत वायर रोप्स, लेकिन इसके चौथी तिमाही के नंबर्स हैं, Q4 मार्च क्वार्टर के नंबर्स अच्छे हैं, बिक्री 20% बढ़ी, EBITDA लॉस करती थी 3 करोड़ के पिछले साल, इसी क्वार्टर में 12.5 करोड़ का EBITDA प्रॉफिट कर दिया, इसीलिए मैंने कहा नंबर्स एक ऑपरेशनल टर्न अराउंड, इसलिए नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन भारत वायर ग्रुप ने वैसे तो देखिए अंडर परफॉर्म किया है, जब से इसका IPO आया ये शेयर बहुत ठंडा रहा। लेकिन साइंट, L&T टेक्नोलॉजीज आज सारे ढीले नंबर आपके पास हैं, नहीं? तो इनमें से किसी नंबर पर टिप्पणी आपकी भसीन साहब, कोई स्टॉक जो आपने क्लोजली ट्रैक किया और आप राय रखते हो, और साइंट के ऊपर भी बताइए, क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। करेक्ट, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन वर्टिकल्स विच आर अंडर स्ट्रेस, तो इस कारण से दिस इज अंडर परफॉर्मिंग। छोटी कंपनी है, बट यू हैव टू टेक इट इन अंडर द स्ट्राइड कि अगर आप 2 क्वार्टर्स बैठ सकते हैं तो आई थिंक इट विल हैव अ रीजनेबल रिटर्न। बट यहाँ मैं जैसे आपको कहा हेमंत जी, वी वांट टू स्टे विद द लार्ज कैप्स, जहां हमें काफी वैल्यू दिखती है। विप्रो, TCS, माइंडट्री, ये तीनों शेयर हमारे लिए टॉप बायज हैं। अब आप अभी लीजिए या डिक्लाइन पे लीजिए, बट डोंट मिस इट, विप्रो विल हिट न्यू हाईज इन 2020। राजेश पालवे जी, आपकी राय L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे? आई मीन अभी आपको आशीष ने नंबर बारीकी से समझाया और बहुत इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है। एक मशक्कत करके अगर आप देखें 1050 की ट्रजेक्टरी से ये स्टॉक 1550 पे, यानी करीब 50% गेन देखे गया था, और ये क्वार्टरली नंबर्स आपने देखे ही जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है। कल एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल था L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, आपकी राय क्या है, कहां तक टूट सकता है पोस्ट दिस नंबर्स ये स्टॉक? देखिए वीरेंद्र जी, अगर हम देखें तो स्टॉक ने पिछले दिनों में एक अच्छा रैली दिखाया था। कल का जो क्लोजिंग हुआ है वो ऑलमोस्ट क्लोज नियर टू 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आके वापस ये बंद हुआ है। हालांकि 3 दिन से ये स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट मुझे लगता है कि आज के सेशन में 1420 का लेवल अगर टूटता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकता है, जो कि इसको 1370 के जोन में लेके जा सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा। तो मेरे हिसाब से ओपनिंग के बाद 1420 का लेवल देखना होगा, वो टूटता है तो 1370 नेक्स्ट लेवल इसमें आते हुए दिखना चाहिए। बट अगर हम देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो ठीक है। मुझे लगता है अगर इसमें एक करेक्टिव एक्शन आता है तो रीजनेबल करेक्टिव एक्शन के बाद इसको वापस से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है लोअर साइड पे 1340 1320 की जोन में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसे वापस बाय करना चाहिए। आज के लिए 1370 का लेवल देखने को मिल सकता है 1420 टूटने के बाद। ठीक बात है, तो नजर रखेंगे इस पे। आज ये स्टॉक दबाव के साथ खुलेगा, और कल भी देखिए प्रेशर झेल रहा था ये स्टॉक, अच्छे बाजार में 1.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा था, तो इसके ऊपर फोकस होगा खुलने के बाद। लेकिन भसीन साहब ने शुरुआत में देखिए एक और बात बोली थी जो कि बहुत काम की थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग 10,000 करोड़ रुपए के बिल्डर लोन्स बेचने की तैयारी कर रहा है, और ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। चलिए आशीष से समझ लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, और उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी एक टेक चेक लेंगे। आशीष बताइए कहां खबरें आज? तो हमने टाटा ग्रुप कंपनीज की बात कर ली, वो फोकस में रहेंगे। हमने लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव पे बातचीत कर ली, हमने रिजल्ट्स की बात कर ली। इनके अलावा आज नतीजे, आज भी इंपॉर्टेंट नतीजों के लिहाज से दिन, तो ब्रिटानिया, HCL टेक, ICICI लुम्बार्ड और GNA एक्सेल्स के नंबर्स आने।
हो सकता है HCL टेक तो शायद इसी शो के दौरान आपको नंबर्स हिट होते हुए नजर आए स्क्रीन पर। HDFC बैंक को रडार पर रखिएगा। कल हम वीकेंड पे जा रहे हैं, लेकिन आज तैयारी होगी उन नंबर्स की। हेमंत कल भी मेंशन कर रहे थे उस नंबर्स को। सैटरडे को HDFC बैंक उस दिग्गज के नंबर्स आने हैं। PVR राइट्स इश्यू आज से खुलने जा रहा है। 784 रुपीज का ऑफर प्राइस, हर 94 शेयर्स पे 7 शेयर के लिए आप राइट इंटाइटल्ड हो। रिकॉर्ड डेट थी जुलाई 10 तारीख की। 1045 का CMP है स्टॉक का, यानी कि 25% के डिस्काउंट पे वो राइट्स वाले शेयर मिल रहे हैं। यस बैंक का जो FPO खुला हुआ था आज बंद होने जा रहा है। 12 से 13 रुपए का प्राइस बैंड है और कल तक एंड ऑफ डे सब्सक्रिप्शन हुआ था आधा, 0.53 टाइम्स, आधा सब्सक्राइब हो चुका है। कैनफिन होम्स बोर्ड मीट आज है, फंड रेजिंग पर फोकस होगा, तो डेट और इक्विटी दोनों के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। अरविंद फैशंस राइट्स इशू आज बंद होने जा रहा है। 100 रुपए की ऑफर प्राइस है। कल एंड ऑफ डे राइट्स इशू का जो पूरा क्वांटम था भर चुका है, फुली सब्सक्राइब हो चुका है। 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। इंटरग्लोब एविएशन स्पाइस जेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम होने की तैयारी हो रही है। इंडिया ने बायलैटरल बबल साइन कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया फ्रांस, जर्मनी और यूएस के साथ। अलाउ करेंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इन सब कंट्रीज के बीच में एयरलाइंस ऑपरेट करना। सिमिलर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं यूके के साथ जल्द। पर एक ध्यान रखिएगा बात, ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं सिर्फ नेशनल कैरियर्स के साथ हो रहे हैं, यानी सिर्फ एयर इंडिया ये बबल्स के बीच में, ट्रेड पैक के बीच में फ्लाइट्स उड़ा पाएगा, ना कि इंटरग्लोब या स्पाइसजेट जैसी कंपनीज। OMCs को डाप रखिएगा, HPCL, BPCL, IOC। फ्यूल डिमांड गड़बड़ा गई है जुलाई के महीने में, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो लैग कर रहा है, ध्यान रखिए। जुलाई में डिमांड मंथ ऑन मंथ डीजल की 18% गिर गई वापस, और पेट्रोल की 6% गिरी है, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस आप लोगों ने चर्चा करी, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है ये अपने 10,000 करोड़ के बिल्डर लोन्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ये अपने इटालियन ऑपरेशंस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके चलते इनका कहना है 6 लाख यूरोस की एनुअल सेविंग ये कंपनी कर पाएगी। सुदर्शन केमिकल्स इन्होंने अपने रोहा फैसिलिटी को रीस्टार्ट करने के लिए स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। रोहा फैसिलिटी वो है जो जुलाई 1 से बंद थी, क्योंकि वहां पे कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट किए गए थे। अच्छा, 3 फार्मा कंपनीज रडार पर हैं। आज मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा इन दवाओं का नाम लेने के लिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गनीमत होगी प्रोड्यूसर साहब अगर वो नाम लिख दें, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता हूं। मैं करूंगा तो आप लोग हंसेंगे, मैं खुद करिए ना प्लीज। मैंने एक बार हिम्मत ही नहीं करी देखने, ये लिखा है, डायरेक्टर साहब ने भी हिम्मत नहीं करी। एल्कम लैब्स, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, इन सबको दवाओं की मंजूरी मिली है US FDA से। पढ़ू क्या, बताइए ना। हर्षदा नियाज मदद करने के लिए ब्रोमफेनिरामीन मिलाटे और डेक्स्टोमिथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड। तो आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है, देखिए हम तो इतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने लिया है, भसीन साहब मदद करते तो बात अलग, लिख दिया डायरेक्टर साहब ने, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने। तो एल्केम लैब्स, टोरेंट फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, सबको इस तरह की मुश्किल दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। ओमैक्स लिमिटेड और रियल एस्टेट कंपनी प्रमोटर ने 63 लाख शेयर्स गिरवी रखे हैं, ध्यान रखिएगा। आवास फाइनेंशियल्स, SBI म्यूचुअल फंड ने 3,60,000 शेयर्स 15 जुलाई को बेच दिए हैं। और वायदा बैन की लिस्ट भी लंबी है, कई सारे स्टॉक्स बाहर आ रहे हैं, उनको मेंशन कर देता हूं। इक्विटास, एस्कॉर्ट्स, माइंडट्री और सेल कर्व के बाहर आने की तैयारी। ओमेक्स से तो दूर ही रहिए, देखिए ये प्रमोटर बेचते जा रहे हैं, ये स्टॉक ने तो बहुत निराश किया। लेकिन ये फार्मा वाली खबरों पर भसीन साहब आपकी क्या राय है? अच्छा, आप कैसे करते हैं ये तो बड़े टफ नाम होते हैं, हम लोग तो सबने अटेम्प्ट कर लिए, ये नाम पढ़ने बड़े मुश्किल होते हैं, आप क्या करते हैं? अच्छा, और ये भी बताइएगा आपके पिक्स क्या है स्पेस में? तो हेमंत, नाम पे तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, बिकॉज देयर आर द प्रोवर्ब इज यूज्ड लिटिल डिफरेंटली, बिकॉज ईच कंपनी हैज एन एक्सेंट, और वो उसको इस कारण से Z और Y में डिस्क्रिपेंसी रहती है। बट लीव दैट, दवा से ज्यादा असर आपको दुआ की जरूरत है, और दुआ चल रही है कि वैक्सीन जल्दी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं टॉपिक कहूंगा सिप्ला, कैडिला और सन। सिप्ला, कैडिला, सन फिट द बिल परफेक्टली। आपके यहाँ मैंने सिप कराया था डॉक्टर लाल पैथलैब और इप्का लेबोरेटरी में। हेमंत जी, आपको लगेगा कि 3 महीने में 28% गेन आया है डॉक्टर लाल पैथलैब और इप्का में। हमने कल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करी है, बट वी थिंक सन, सिप्ला, लुपिन एंड कैडिला, ये चारों का आपको अगेन सिप करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 12 to 16 वीक्स।
का सिप करना चाहिए, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग का ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहेंगे। 10,000 करोड़ रुपए के बिल्डर लोन्स ये बेचने जा रहे हैं और देखिए अच्छा खासा पैसा भी इनको अब मिलना शुरू हुआ है। भसीन साहब ने शुरुआत में इस पे टिप्पणी की थी और एक राय लेना चाहता हूं इस शेयर पर। पालविया साहब, आईबुल हाउसिंग ये बताइए, और 6 महीने का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब इसका प्लीज। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या गजब की रैली स्टॉक में भी देखने को मिली है। अगले पड़ाव क्या, कहां तक जा सकता है ये शेयर? इस तरीके से इसका सेटअप है, स्टॉक एक नैरो रेंज में काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो पिछले 15-20 दिन से ये 205 रुपए से 240 ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिविटी के चलते ये स्टॉक में एक बार 230-35 तक का इसमें एक अपमूव देखने को मिलेगा। 240 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में काफी अच्छा अपमूव यहां से बन सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 230-35 का रेंज मुझे लगता है कि इसमें देखने को मिल सकता है। वो लेवल को क्लोजली वॉच करना होगा, उसके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव जो कि इसको 255-260 की रेंज में लेके जाएगा। 205 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। भसीन साहब, आप कैसे अप्रोच करेंगे डेबल्स हाउसिंग फाइनेंस को? आपने कमेंट भी बहुत बार किया है इस पे, और आज की खबर 10,000 करोड़ रुपए के बिल्डर लोन को ये सेल करेंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? और देखिए आज का जो टारगेट राजेश ने दिया है दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा बेस बना चुका है बिटवीन 150 और 200, और ये अब धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है 200 डेमा की रेंज को। भसीन साहब, थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक दीजिएगा इस स्टॉक पे, आपके प्राइस टारगेट क्या होंगे? वीरेंद्र, पहले एज ए डिस्क्लोजर 150 रुपीज से ये हमारे पोर्टफोलियो में है, हमारे क्लाइंट्स के पास है और हम इसे बेच नहीं रहे, इवन दो इट हैज गिवन अस सुपर्ब रन। तो 275 और 300 का टारगेट है। आई नो थोड़ा आपको अचंभा लगता है, बट यू मस्ट रियलाइज ये कंपनी ने लास्ट 6 साल में 12,000 करोड़ तो सिर्फ डिविडेंड बांटा है, और इसकी क्रेडिट वर्दीनेस हर स्कैम में आपने नाम लिया है, इट हैज कम अनस्केथेड। और अब मुझे लगता है गिवन द पोटेंशियल ऑफ अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू, आई थिंक इनके पास कैश रिजर्व्स विल अगेन लेट देम बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आफ्टर HDFC एंड LIC हाउसिंग। तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दे हैव वेदर्ड ऑल द नेगेटिव, और अब पोटेंशियल है फॉर एटलीस्ट अनदर 50 to 60% अपसाइड। तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो सिप कीजिए। वॉलेटाइल शेयर है और वन ऑफ द मोर हेटेड वंस था, 150 पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। मुझे 275 और 300 का टारगेट दिखता है इसका बाय द एंड ऑफ द ईयर। देखिए ये वो NBFC है जो इतने बड़े संकट से उभर कर देखिए अब खड़ी हुई है। बहुत सारी NBFCs देखिए उनके भाव मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं उनके भाव क्या हो गए। कुछ तो सिंगल डिजिट डबल डिजिट में कारोबार कर रहे हैं आज भी। लेकिन देखिए ये वो NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसने इस स्टॉर्म को वेदर किया है। तो भसीन साहब कह रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर नजर आज होनी चाहिए। लेकिन भसीन साहब थोड़ी अगले हफ्ते की बात करते हैं, जब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी। भसीन साहब सोमवार को भी हमारे साथ होंगे। तो HDFC बैंक के नतीजे आ चुके होंगे, M&M फाइनेंस के Q1 के राइट्स इशू के डिटेल्स सामने आ चुके होंगे, और M&M फाइनेंस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। लोग जनरली राइट से पहले खरीदते भी हैं शेयर। ये सारी डिटेल्स शनिवार को आ जाएगी। ये बताइए M&M फाइनेंशियल्स पर आपकी राय इस भाव पर, और HDFC बैंक का आपके लिहाज से नतीजे कैसे आ सकते हैं? तो पहले HDFC बैंक लेते हैं। एज अ डिस्क्लोजर ये भी हमारे वन ऑफ द टॉप लार्ज बैंक्स में है, और हमें कोई इसमें आशंका नहीं कि जो थोड़ी सी अभी आपको दिख रहा है कि सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन चेंज बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपेंसी इन द ऑटो लोन, बट ये इतना बड़ा बैंक है सर। आई थिंक इट विल जस्ट बी अ क्लैरिफिकेशन। रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज आप ये लेके चलिए हेमंत जी, उनकी जो लेंडिंग है, एक्टिविटी है, इट इज बैक टू प्री कोविड लेवल। साथ में कासा रेशियो में उनका सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। तो आई सी नो कॉज फॉर कंसर्न। इनफैक्ट जो वो अब और कैपिटल रेज करने जा रहे हैं दैट विल बी अ बफर, और मुझे लगता है अगेन HDFC बैंक विल रीगेन इट्स मोजो। इट विल बी द नंबर 1 बैंक, इट इज द नंबर 1 बैंक, इट विल बी। 1250 का टारगेट है मेरा, और आज के कल के रिजल्ट्स का नॉट विथ स्टैंडिंग कोई भी डिप मिले लीजिए, नहीं तो 12 हफ्ते का सिप कीजिए। दूसरा आपने टिप्पणी की थी ऑन M&M फाइनेंस। हाँ, आपको याद है 165 रुपए पे हमने कहा था कि दिस इज द बेस्ट प्ले, बिकॉज उनकी जो रूरल इनकम है और रूरल साइड लेंडिंग इन ट्रैक्टर एंड अदर बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द पेरेंट M&M, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रही है। साथ में नाउ द राइट मींस दे आर रीइंफोर्सिंग देयर कैपिटल एंड बफर कैपिटल, व्हिच अगेन इज अ पॉजिटिव।
अगेन इसमें भी मैं कहूंगा इट इज रन अप फ्रॉम 165 to 205. आप इसमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12 वीक्स because of volatility will be your friend and you will be able to make a good base rather than chase the top or the bottom. वसीम साहब ने एचडीएफसी बैंक पे अपना कमेंट किया। एचडीएफसी बैंक का कल का लो बहुत याद रखिएगा इंपॉर्टेंट था, और इवन कोटक का लो बहुत इंपॉर्टेंट था। एचडीएफसी बैंक का राजेश कल का लो एग्जैक्टली इसका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जिसको हिस्टोरिकली इस चार्ट ने, इस प्राइस ने, इस स्टॉक ने काफी वेटेज दी है। आप कैसे अप्रोच करेंगे आज के सेशन में? कौन सी ट्रेजेक्टरी तक आए तो फिर लेना चाहिए, और आपके टारगेट्स क्या हैं हायर लेवल्स के? क्योंकि अगर आप इसको पिछले 2 हफ्ते की प्राइस रेंज से कंपेयर करें मिस्टर पालविया, 1132 से लेकर करीब करीब 1033 का रिट्रेसमेंट, 100 रुपए का रिट्रेसमेंट। कल बहुत लोगों ने अच्छी एंट्री करी है, कल काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी इस स्टॉक में। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को आज के सेशन में? जिस तरीके से इसमें करेक्शन पिछले दिनों में देखने को मिला, स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया जो कि इसका करीब था 1020 के आसपास, उसके आसपास से स्टॉक ने एक बाउंस दिया है। और जिस तरीके से ये बाउंस बना है सपोर्ट लेवल के आसपास, हमें लगता है कि ये स्टॉक में वापस हायर साइड में 1120 1130 तक के लेवल देखने को मिलना चाहिए। लोअर साइड में 1020 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती है तो 1020 के आसपास ये स्टॉक आता है तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस होगा स्टॉक के लिए। पहले टारगेट जो हमें लगता है अभी के सेटअप के हिसाब से, कल जो रिवर्स था हमें लगता है कि एक्सटेंड होना चाहिए आज भी, और 1100 और 1120 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक की बात हो रही थी। अब एचसीएल टेक के नतीजे आपके सामने आते हुए 2734 करोड़ रुपए का अनुमान था, 2900 करोड़ रुपए का मुनाफा, यानी अनुमान से बेहतर मुनाफा नजर आ रहा है। आईटी कंपनियों ने देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है अब तक, ज्यादातर दिग्गज आईटी कंपनियों ने। देखते हैं बाकी के नतीजे कैसे आते हैं। मुनाफे का फिगर, पहला फिगर है जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, और देखिए कल भी चर्चा यही चल रही थी कि एचसीएल टेक नतीजों से पहले एक बड़ा मूव दे सकता है, बल्कि परसों से देखिए चर्चा चल रही थी। तो ध्यान रखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको क्लैरिटी से बताएंगे और डिटेल्स क्या निकल कर आ रही हैं इन नतीजों में से। लेकिन एज ऑफ नाउ ये फिगर मेरे सामने इस समय आता हुआ दिख रहा है। तो एचसीएल टेक ऑन द फेस ऑफ इट नंबर उम्मीद से बेहतर है। रेवेन्यू का आंकड़ा भी देखिए आपके सामने, 17,800 करोड़ रुपए का अनुमान था। अनुमान के मुताबिक ही डॉलर रेवेन्यू आए हैं, और डॉलर रेवेन्यू का फिगर भी दिखाते हैं। 2360 मिलियन का अनुमान था, अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखिए 7.2% की रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, कोई घबराने वाली बात एज सच यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। डायरेक्टर साहब बाकी के नंबर्स भी देखिए अब आने लगे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो अनुमान के मुताबिक आय आई है, और डॉलर रेवेन्यू भी उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक ही आई है। तो मुनाफा बढ़िया आया है, ये बात सही है। अब देखते हैं कमेंट्री का फिगर, कमेंट्री के बारे में क्या बात आती है सामने। लेकिन जितने नंबर्स आपके सामने हैं भसीन साहब, आपकी पहली टिप्पणी एचसीएल टेक पर प्लीज बताइए। तो बिल्कुल इट इज शोइंग यू दैट टेक्नोलॉजी हैज वर्कड एक्सट्रीमली वेल। 3 चीजें उनके साथ रही है, वीक रूपी, वर्क फ्रॉम होम जहां उनको बहुत फास्ट एडजस्टमेंट हुई, और थर्ड हेमंत जी उनकी बॉटम लाइन में बहुत इजाफा हुआ है बिकॉज ट्रैवल बंद हो गया। उनका मेन कंपोनेंट एक्सपेंस का ट्रैवल होता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चेतावनी दूं कि एचसीएल टेक हैज ऑलरेडी बीन एन आउट परफॉर्मर, 500 से 620 हो गया है। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द एक्सेलेंट रिजल्ट्स आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन। तो ये केवियट है कि आज ओपनिंग अगर इसमें होगी यू मे सी प्रॉफिट बुकिंग, बट अगेन वन ऑफ द बेस्ट बेटर रन कंपनीज, और अगेन मस्ट बी इन अ पोर्टफोलियो प्लस बट ऑन स्मॉल करेक्शन। बहुत सही कहा आपने। तो बहुत बढ़िया रैली देखी जा चुकी है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए और क्या डिटेल्स आपके हाथ लगे हैं? जहां तक परफॉर्मेंस है, जैसे आप लोग कह रहे थे, जैसी उम्मीद थी वैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। डॉलर आए 7.2% का डिक्लाइन है इस क्वार्टर में क्यू ऑन क्यू। इसको कंपैरिजन दिखाता हूं आपको। इन्फोसिस की डॉलर आए 2% गिरी थी कांस्टेंट करेंसी में, टीसीएस की 6.9% गिरी, विप्रो की 7.5 थी, और एचसीएल टेक की 7.2 है। तो जैसे एक्सपेक्टेड था कि दोनों दिग्गजों को छोड़ के बाकियों का जो परफॉर्मेंस होगा थोड़ा सा और वीकर साइड पे होगा, और ये एक्सपेक्टेड था, एंटिसिपेट कर रहा था बाजार, क्योंकि बाकी दोनों के जो मिक्स है इन सबसे बेहतर देखने को मिलता है। तो इसीलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड था। तो एचसीएल टेक का जहां तक Q1 का परफॉर्मेंस है बिल्कुल उम्मीद पे सटीक पड़ता हुआ नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन्फोसिस ने हिम्मत करके गाइडेंस दी
और उम्मीद से अच्छी गाइडेंस दी, विप्रो ने नहीं दी। तो क्या ये लोग एटलीस्ट इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे या नहीं देंगे, उस पर स्ट्रीट फोकस करेगा। और अगर गाइडेंस आने वाली है अभी, तो एक्सपेक्टेड है कि रेवेन्यू डिक्लाइन 1 से 4% की बात एचसीएल टेक करेगा। तो यह आंकड़ा ध्यान में रखिएगा, गाइडेंस अगर दी और 1 से 4% से डिक्लाइन से वेरिएशन होंगे तो उस लिहाज से हम लोग रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। अब तक गाइडेंस का कोई आंकड़ा नहीं आया है, तो उम्मीद के मुताबिक है स्लाइटली थोड़ा सा वीकर साइड पे रेवेन्यू परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि Q1 की परफॉर्मेंस से ज्यादा वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। तो एक तो रीइंस्टेट करते हैं कि नहीं करते पूरे साल की गाइडेंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फ्रेश ऑर्डर्स आपने देखा होगा टीसीएस और इन्फोसिस ने क्या गजब के बैक करे, बहुत स्ट्रॉन्ग डील विंस थी। तो एचसीएल टेक के केस में फ्रेश ऑर्डर्स कितने देखने को मिलेंगे। और एक और बात, इन्होंने काफी लार्ज डील्स बैक करी थी Q4 में, और इन्होंने कहा था कि Q2 से वो डील जो है वो ऑन स्ट्रीम होती हुई नजर आएंगी, वो Q2 से उनका कंट्रीब्यूशन शुरू होगा। तो अब इस कमेंट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना। अच्छा, अगले तिमाही के लिए गाइडेंस वाइडेंस आ चुकी है, शायद स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा है। तो Q on Q गाइडेंस की बात करें, FY21 गाइडेंस आ गया है, आप लोग जब तक पढ़िएगा मैं नोट डाउन कर लेता हूं। मेरे ख्याल से ये लोग मेरे को दिख ही नहीं रहा है यहां से असल में। हाँ, एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स टू बी बिटवीन 19.5% टू 20.5% फॉर FY21। तो FY21 की गाइडेंस पहली बात तो देखिए पेश करी है, तो अगर ये लोग सोच रहे थे गाइडेंस ये पेश नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है। तो ये एक बात और पक्की हो गई कि इन्फोसिस के बाद अब एचसीएल टेक भी गाइडेंस बता रहा है। तो गाइडेंस की डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर अब फ्लैश होनी शुरू होगी। डॉक्टर साहब, बाकी सारे फ्लैशेस रोक के केवल गाइडेंस का खबर ही रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो है अब गाइडेंस FY21 की कैसे रहने वाली है। आ गई है हेमंत। हाँ बताइए। और ये अच्छी है, अच्छी है। हाँ। एक तो गाइडेंस दी, पहली बात तो दिखा रहे हैं क्लैरिटी आगे के आउटलुक को लेकर। दूसरी बात, मैंने कहा था रेवेन्यू डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रीट 1 से 4% का। दरअसल इन्फोसिस के साथ यहां भी पॉजिटिव सरप्राइज है, 1.5 से 2.5% ग्रोथ की ये कंपनी बात कर रही है। और दूसरी बात, आपने मार्जिन की बात छेड़ी, 19.5 से 20.5% की बात करी, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 19 से 20% की। तो ग्रोथ के फ्रंट पे और मार्जिन के फ्रंट पे जो गाइडेंस आ रही है उम्मीद से बेहतर है। मेरे ख्याल से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए एचसीएल टेक के लिए। थम्स अप है और हर पैमाने पर थम्स अप है, ध्यान रखिएगा। और ये डॉक्टर साहब दिखा दीजिए स्टॉक, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। आप इतने आंकड़े देखने के बाद मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नजर नहीं आता एचसीएल टेक के नतीजे में, और मैं सरप्राइज नहीं हो रहा कि अगर ये 10% की रैली आज स्टॉक दिखा रहा है। तो देखिए 3 दिन से लगातार हम कह रहे थे कि नतीजों के आपकी एचसीएल टेक पर नजर होनी चाहिए, और हर बार ये कंपनी बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज करती है। तो गाइडेंस का आंकड़ा आप देखिए बहुत ही अच्छा नजर आया है, 10% की रैली। तो कल इन्फोसिस ने कमाल दिखाया, ये हफ्ता पहले विप्रो ने, फिर इन्फोसिस ने, आज इनकी बारी। और ये देखिए आज क्या शानदार ओपनिंग हो रही है, 10% की तेजी के साथ एचसीएल टेक का स्टॉक इस समय प्री ओपनिंग ट्रेड में आपके सामने कारोबार करता हुआ। तो सबसे पहले सटीक विश्लेषण सीएनबीसी आवाज पर होता है। अर्निंग सीजन से पहले ही हम आपसे कह रहे थे देखिए कि ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए, और अब आप देखिए गाइडेंस का आंकड़ा भी सामने आता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ऊपर टॉप बैंड पे लिख दीजिए ताकि सबको समझ में आए कि नतीजे उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। तो बढ़िया नंबर्स हैं, और देखिए ये स्टॉक अब मदद करेगा। एक बार बता देता हूं प्री ओपनिंग ट्रेड्स में कहां पर इस समय कारोबार हो रहा है। तो 150 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स में आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा, और निफ्टी में 50 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है, जितना एसजीएक्स निफ्टी लगभग दिखा रहा था। हालांकि ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं, एचसीएल टेक के शेयर को हम सेटल होने देंगे एक बार प्री ओपनिंग ट्रेड्स में, लेकिन और कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनके ऊपर जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। तो देखिए टीसीएस भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज फिर से। आशीष थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि अब सारी आईटी कंपनियों के नंबर्स आ गए हैं, तो पहले पायदान पर कौन सा, दूसरे पायदान पर कौन सा, तीसरे। आशीष जाने वाले थे स्टूडियो से, तो मैंने एक बार आशीष को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। ये आशीष आपको थोड़ी देर में बताएंगे प्री ओपनिंग ट्रेड में। आज जैकपॉट स्टॉक नहीं है तो आशीष से हम यही समझ लेंगे, लेकिन देखिए इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। वीरू, अच्छे नंबर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं इससे, और इसका रब ऑफ इफेक्ट बाकी की आईटी कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और आई थिंक गाइडेंस देना 1.5 से 2% की अगर आप देखें ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे, अगर आप देखें बात करना, और मार्जिन्स 19.5 से 10.5 की ट्रेजेक्ट्री में अगर आप देखें, आई थिंक एचसीएल ने कहीं ना कहीं सुबह एक बार फिर से माहौल को कायम रखा है। जो विप्रो ने किया, जो टीसीएस ने किया, जो इन्फोसिस ने किया। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे, आई थिंक इसकी एक बाइंग रेंज पर बात कर लेते हैं। मिस्टर पालविया, कल इसने एक ऑल टाइम हाई अटेम्प्ट किया था, हालांकि थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ और इनडिसाइसिव प्राइस एक्शन था,
और कल के वॉल्यूम्स पिछले 3 साल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम थे। आप किस रेंज में बाय करना ठीक समझेंगे, और कोई ऑप्शन आपके जहन में आता है क्या अगर फ्यूचर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाए तो? वीरेन जी, आप इन्फोसिस पे बात कर रहे हैं, राइट? HCL टेक्नोलॉजीज पे, HCL टेक तो क्लियर कट, यस ये तो क्लियर कट ब्रेकआउट है, वी शेप रिकवरी का इसमें एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिलेगा। आप अभी डिस्कस भी कर रहे थे, और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि स्टॉक में ओपनिंग के बाद थोड़ा सा एक बार सेटल होने देते हैं स्टॉक को, फिर इसमें ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे। बट मुझे लगता है जिनकी भी पोजीशन है उन्हें अब यहाँ पे अब ट्रेल कर लेना चाहिए। जिस तरीके से इंडिकेटिव टिक दिखा रहे, करीब 680-90 की रेंज में ये ओपन होते हुए दिख रहा है, तो अब यहाँ से जो स्टॉप लॉस बनता है मेरे हिसाब से अब 655 के आसपास इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके होल्ड ही करना चाहिए। ओपनिंग के बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसमें डेटा शेपअप होता है ऑप्शंस का, फिर हम इसमें हायर साइड के ऑप्शन ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करेंगे। तो प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल होने देते हैं, तब तक आशीष से ये समझ लेते हैं कि स्टैक वाइज आईटी वर्सेस, अब तो सबके आ गए, कौन से कंपनी ने सबसे ऊपर प्रदर्शन दिखाया है ये बताइए, और गाइडेंस के लिहाज से ही बताइए। ये इम्प्रॉम्प्टू है ना? तो ठीक बात कही आपने, सबके नंबर्स आ गए, टेक महिंद्रा को छोड़ के, खैर छोड़ देते हैं उसको। चारों दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स आ गए। अगर उस नंबर्स के एनालाइज करना है तो मेरे ख्याल सबसे पहले पायदान पे इन्फोसिस है। अब क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं बताता हूं आपको। रेवेन्यू डिक्लाइन था 2% का, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं कम, है ना। दूसरी बात, वो ऑल राउंड बीट थी, हर पैरामीटर पे इन्फोसिस ने बीट करा था, और गाइडेंस तो खैर हम लोग जैसे मेंशन कर रहे थे किस तरह की गजब की गाइडेंस इस कंपनी ने दी थी, तो ये कंपनी स्टैंड आउट होती है। अब दूसरे पायदान पे आ जाता है HCL टेक। HCL टेक के साथ एक दो इश्यूज जो दूसरे पायदान पे लेकर आता है, उसके लिए डॉलर आए या कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो उम्मीद कर रही थी स्ट्रीट, उतनी ही गिरावट देखने को मिली, कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था। पर मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, मतलब मार्जिन्स हम जो एक्सपेक्ट करते उससे कम डिक्लाइन देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा इसलिए बेहतर आता हुआ नजर आया, और गाइडेंस दी, और बाजार उम्मीद से अच्छी गाइडेंस दी, इसलिए दूसरे पायदान पे Q1 परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कंपनी। तीसरे पायदान पे विप्रो जाता है, और विप्रो इसलिए जाता है क्योंकि Q1 की परफॉर्मेंस तो वीक थी, पर विप्रो में एक सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ था जब उसने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री की बात कर दी, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, एंटिसिपेटेड नहीं था विप्रो की तरफ से, और वो बीटन डाउन स्टॉक था। टीसीएस सबसे पहले नंबर्स लेकर आया था और Q1 वीक था, और सबसे बड़ी दिक्कत टीसीएस के साथ थी कि बाजार उम्मीद जो कर रहा था एटलीस्ट ग्रोथ के आंकड़े, उससे भी ज्यादा दबाव, बाकी सब आईटी कंपनी उससे बेहतर कर रही थी, टीसीएस ने उससे ज्यादा दबाव दिखाया। पर खैर मैं हमेशा कहता हूं टीसीएस को इन सबसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग ही लीग की कंपनी है, साइज के हिसाब से बहुत बड़ा जायंट है। टीसीएस की कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, कमेंट्री इनकी भी अच्छी है, पर क्योंकि Q1 का परफॉर्मेंस इवन रेवेन्यू फ्रंट पे भी कमजोर था, इसीलिए चौथे पायदान पे रख रहा हूं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। ठीक बात है। तो नंबर 1 डॉक्टर साहब दिखाइए, 1 2 3 4 का एक ग्राफिक बनाकर दिखाइए। नंबर 1 अब तक के नतीजे जो आए हैं उसमें रहा है इन्फोसिस, आशीष की ये सटीक एनालिसिस, और नंबर 2 रहा है HCL टेक, नंबर 3 विप्रो, नंबर 4 इन्फी, और मैं ये कह रहा हूं आपने जो कहा नंबर 4 माफ कीजिएगा टीसीएस, और नंबर 4 नतीजे आने के बावजूद भी वो स्टॉक बढ़ा था, तो आज ये सेकंड नंबर पे आपने इसे रखा है, तो इसमें तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि मुनाफा वही जो आपके घर में जाए, तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा। आप पिछले 3 दिनों से इसमें एक बढ़िया रैली देख रहे हैं, तो प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं, तब तक देख लेते हैं स्टॉक 2020 का एक अपडेट। नीरज और मेरी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हुए थे, फिर राजेश सतपुते जी बताएंगे एक एक स्टॉक जो दोनों टीम्स में से उनको अच्छा लग रहा है। MMRDA एक्ट में सरकार बदलाव करेगी, लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर है। कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो चुका है, और माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए देखिए ऑर्डिनेंस के जरिए इस रिफॉर्म को लागू किया जाएगा। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, सरप्लस कोल को बेचने की इजाजत मिलेगी, और माइन लीज ट्रांसफर को इजाजत मिलेगी। मुझे लगता है ये सेक्टर जो है आज फोकस में रहेगा, इसलिए माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को टीम में शामिल किया है। GMDC, NMDC, जिन कंपनियों के पास माइंस हैं, मॉयल जैसी कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर, इनके ऊपर रखिए नजर, और माइनिंग की एक्टिविटी के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाती हैं कंपनियां, BEML जैसी, इनके ऊपर भी रखिएगा नजर। डिपेंडेबल का दर्जा एल्फाजियो को दिया है, तो माइनिंग एक्ट शुरू करने से पहले देखिए सेस्मिक सर्वेज होते हैं, और ये कंपनी वो काम करती है, तो मुझे लगता है यहां पर फोकस होना चाहिए, और फोकस होना चाहिए अगले हफ्ते पर भी।
21 तारीख को सरकार जो है वो प्री बिडिंग के लिए देखिए बुला रही है, रेल चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देंगी। और मुझे लगता है कि देखिए उस प्री बिडिंग से पहले आज अच्छी रैली देखने को मिल सकती है रेलवे कंपनियों में भी, क्योंकि मंगलवार को वो बैठक है। तो टेक्सेल के ऊपर रखिएगा नजर, आज ही से ये स्टॉक सेकेंड हाफ में बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे होंगे। IRCTC, इरकॉन और RVNL जैसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। चलिए, मेरी टीम में देखिए खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और JSPL, टाटा स्टील, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स जो माइनिंग की खबर के ऊपर हमने चुने हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इन सबके पास कैप्टिव माइंस है और उसका ये अब अपने हिसाब से बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। टाटा पावर में ध्यान रखिएगा, जो मुंदा प्लांट है वहाँ से PP एग्रीमेंट काफ़ी एडवांस स्टेज में है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब वो रद्द कर दिया गया था हाइक, उसके बाद से दोबारा से रीनेगोशिएशन हो रहे हैं, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है और माइंस की खबर का भी इनको फायदा मिलेगा। बजाज कंज्यूमर ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं और मुझे लगता है इसमें अभी रैली बहुत बाकी, क्योंकि अंडर वैल्यूड है स्टॉक, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अमृतांजन पे भी ध्यान रखिएगा, छोटी FMCG कंपनीज में अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। फार्मा में भी फोकस होगा, कोपरान में ध्यान रखिएगा, छोटी कंपनी है और बहुत बढ़िया रैली यहाँ बनी क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे, नतीजे बेहतर पेश किए थे और अपने पूरे पेयर ग्रुप में सबसे सस्ता स्टॉक है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। टोरेंट फार्मा में CLSA की लेटेस्ट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि 2920 तक के उन्होंने टारगेट दिए और फार्मा की टॉप पिक है उनकी। और आज सुबह ही एक US FDA से इनकी एक मेडिसिन को अप्रूवल मिली है जो फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, तो टोरेंट फार्मा में खरीदारी करें। एवेन्यू सुपरमार्ट में नतीजों के बाद से तगड़ी गिरावट के बाद कल जबरदस्त ब्लॉक डील्स हुई हैं और 68% तक डिलीवरी बेस्ड बाइंग की गई है। मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली शांत हो जाएगी और अब यहाँ पे तेजी का माहौल बनेगा, खरीदारी करनी चाहिए। और बाटा नतीजों के बाद से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी अपने ऊपरी स्तरों से बहुत नीचे है, तो इसमें गेंस बनते हैं, तो इसलिए बाटा में भी खरीदारी करनी चाहिए। तो ये आपने दो टीम्स देखी, हेमंत की और नीरज जी की। और हेमंत की टीम में अगर आप देखें तो माइनिंग, मेटल्स, ये थीम रही है। राजेश, आपकी राय क्या है मिस्टर सतपुते? हेमंत की टीम में से सबसे टेक्निकली साउंड स्टॉक जिसको आप आज प्रिफर करना चाहेंगे अपनी टीम में पिक करने के लिए, टेक्निकली वो कौन सा स्टॉक होगा? टारगेट क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे? वीरेंद्र, जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा, मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी एक में है, वो है JSPL। तो JSPL डेफिनेटली मैं जाऊंगा, जिन्होंने सुबह मिस किया उनके लिए फिर से मैं दोहराऊंगा। ऑप्शंस डेटा यहाँ पे जबरदस्त है, लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे कहीं पे भी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट आज का ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट होगा जिसका टारगेट 190 प्लस होना चाहिए। 177 इसका कल का क्लोज है, 175 का इसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये थी हेमंत की टीम और इसमें से राजेश की टॉप पिक्स। एक बार प्लीज जरा इस स्टॉक के टारगेट्स और स्टॉप लॉस ले आइए। यहाँ पे करीब 190 का टारगेट, स्टॉप लॉस करीब 175 का। बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकली और बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई एक्यूमुलेशन। याद रखिएगा कल मेटल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन इस स्टॉक में हुआ था। नीरज जी की टीम में आते हैं। नीरज जी की टीम में अगर आप देखें मल्टीपल थीम्स थी और जैसे कि मैं एवेन्यू सुपरमार्ट का जिक्र कर रहा था, उन्होंने अगर आप देखें रिट्रेसमेंट के बाद जो ब्लॉक डील्स हुई उसको रिस्पेक्ट दी। एक बार टीम लेके आइए स्क्रीन पे। और राजेश, आपने आई होप ये टीम भी स्कैन कर ली होगी, इसमें से आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी? इसमें से मेरा जो टॉपिक होगा वो रहेगा मॉइल। मॉइल में देखिए यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम कल करीबन 40-42% यहाँ पे मार्क हुआ है और सबसे बड़ी बात है ये अपनी इंपॉर्टेंट एवरेजेस को रिस्पेक्ट दे रहा है, वेल अबाउट 200 डे में। और इनफैक्ट यहाँ पे 20 डे में जो सपोर्ट है करीबन 145 के आसपास, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से। अगर पैटर्न की बात करें तो इट्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन व्हिच इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अब तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे लगता है कि आज नहीं तो कल इसमें ब्रेकआउट होगा। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप या लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। तो मॉइल इज माय बाय। स्टॉप लॉस विल बी, जो उन्होंने सजेस्ट किया है वो है 145 का जहाँ पे सपोर्ट है और एक्सपेक्टेड टारगेट रेंज है 155 का। टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पे अगर ये 148 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 155 का टारगेट जो है वो तो हिट करेगा ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये 165 तक भी चलेगा। ऑलराइट, तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत है। इस समय मॉइल मेरी टीम में था राजेश जी, ये नीरज की टीम में नहीं था।
और नीरज की टीम में JSPL था जो आप मेरी टीम में बता रहे थे, तो शायद आपको शायद वीरू की आवाज सही नहीं आ रही। वैसे वीरू की आवाज में दिक्कत मेरे को यहां पर भी नजर आ रही है, वीरू की ऑडियो लाइन को पैच करिएगा। लेकिन आपको बता दूं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। HCL टेक हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बुक करिएगा, लोग देखिए अभी शुरू में ही लग रहा है मुनाफा वसूल करने के लिए देखिए आगे आ रहे हैं, लेकिन नंबर्स अच्छे थे और अच्छे नंबर्स दरअसल इस भाव में हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अब आप देखिए यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी आज, ये बात तो पक्की है। और क्या गजब की रैली स्टॉक ने दिखाई थी। लेकिन एक बार देख लेते हैं पूरा ओवरऑल मार्केट खुल कैसे रहा है। तो 10,750 के पास देखिए निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है और सेंसेक्स करीब 70-75 पॉइंट ऊपर खुलने जा रहा है। तो एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। और अब देखिए BPCL में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। टेक्सरेल जैसे स्टॉक्स, हाँ रेलवे शेयरों की बात होनी रह गई, स्टॉक 20 की टीम में थे ये, क्योंकि अगले हफ्ते देखिए फोकस होगा इस इवेंट के ऊपर भी। रेल की प्री बिड मीटिंग होने वाली है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, तो रेलवे शेयर्स अच्छे कल परसों चले भी नहीं है, तो आज यहां पर नजर होनी चाहिए। टैक्स रेल 8% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है और बाकी के RVNL भी देखिए 2.5% ऊपर, इरकॉन 0.25% ऊपर खुलने की तैयारी आज के सत्र में कर रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक और है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए, सेल। और सेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक भसीन साहब तो बता ही रहे थे आपको, लेकिन देखिए ये स्टॉक FNO के बैन से बाहर आया है। जनरली FNO के बैन से जब कोई शेयर बाहर आता है और पहले से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा होता है तो फिर ये स्टॉक आज आपके रडार पर होना चाहिए। तो इसके ऊपर खुलने के बाद एक बार राय जरूर लेंगे, लेकिन चलिए आपको ले चलते हैं अपनी वॉल की तरफ। मेटल कंपनियों के ऊपर नजर होगी। सेल के अलावा आपको बता दूं एस्कॉर्ट्स भी FNO के बैन से बाहर आया है और इक्विटास भी बैन से बाहर आया है। तो काफी लंबी लिस्ट थी, अब वो शेयर्स देखिए काफी सारे बैन से बाहर आ रहे हैं। और कल एस्कॉर्ट्स चला भी नहीं था, इस स्टॉक के ऊपर भी नजर होगी। टिलर्स वाली खबर के ऊपर देखिए इसमें कल तेजी नहीं हो पाई थी, तो आज देखते हैं ये स्टॉक देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड के बाद अब भारतीय बाजार खुलते हुए करीब 20 अंक ऊपर निफ्टी ने शुरुआत करी है, 10,750 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी करीब 50 पॉइंट ऊपर खुला है और सेंसेक्स में भी करीब 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। अच्छी शुरुआत मानी जाएगी, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स देखिए कारोबार करता हुआ। JSPL आइए डायरेक्टर साहब और बाकी के मेटल्स के स्टॉक्स दिखाइए। तो JSPL ये जो माइनिंग लीज वाली खबर है देखिए 1.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। मेटल्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। JSPL 180 रुपए का के आसपास कारोबार कर रहा है। JSW स्टील दिखाइए, सेल दिखाइए, सेल भागेगा आज और इसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे हैं। FNO के बैन से भी बाहर आया है और JSW स्टील में भी देखिए 2% की रैली। तो कल की तेजी जो आखिरी सौदा में हमने पकड़ी थी वो भाग रहा है। टाटा स्टील के ऊपर नजर इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इनकी आज एक बोर्ड बैठक भी है और मेटल सेक्टर के लिए बढ़िया खबर भी है, तो ये स्टॉक भी भागता हुआ। हिंडाल्को में भी 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स FNO वाले आज बढ़िया प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। GMDC दिखाइए और बाकी के माइनिंग वाले स्टॉक्स दिखाइए। देखिए 6% ऊपर GMDC स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। एक स्टॉक है OMDC, वो भी दिखाइएगा, ओडिशा मिनरल एंड डेवलपमेंट का कंपनी। ये सारे के सारे माइनिंग स्टॉक्स देखिए भागते हुए नजर आएंगे। BEML के ऊपर रखिएगा नजर। ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। CNBC आवास की जो एक्सक्लूसिव खबर है उसके चलते BEML भी देखिए 1.5% ऊपर कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। अशोक लेलैंड जो आपको भसीन साहब कह रहे थे माइनिंग वाली खबर से देखिए कमर्शियल व्हीकल्स को भी एक बल मिलेगा। ये स्टॉक भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। मुनाफे की तैयारी में इस पर चर्चा हुई थी, तो इन स्टॉक्स के ऊपर आगे भी आऊंगा, लेकिन बैंक निफ्टी खुलने के बाद भाग रहा है। ध्यान रखिएगा ये वो पॉकेट है जो बाजार को सहारा दे रही है, तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। HDFC बैंक लाइए जिसकी चर्चा हम कर रहे थे और एक बार पूरी की पूरी वॉल भी दिखा दीजिए, देख लेते हैं कौन से बैंक्स हैं जो भाग रहे हैं। कल 1040 के आसपास हम आखिरी सौदा में कह रहे थे एंट्री ले लीजिए, आज देख लीजिए भाव क्या है, 1072 का। 1% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है नतीजों से पहले। तो नतीजों से पहले ये भाग रहा है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं नंबर्स ढीले आएंगे, लेकिन बहुत पिट चुका है ये स्टॉक का। देखिए मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, JSW स्टील भागता हुआ, वेदांता देखिए ये भी 1.5% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सारे के सारे स्टॉक्स, हिंडाल्को देखिए, सारे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। इवन ये खबर पावर सेक्टर के लिए भी किसी हद तक देखिए पॉजिटिव है।
एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भाग रहे हैं। देखिए मजबूत स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। आईसीआईसीआई बैंक देखिए बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा इस पर, ये कल नहीं चला था, तो आज देखिए ये मूव करने की तैयारी आपको कर रहा है। और एसबीआई भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, एक्सिस बैंक भी भाग रहा है। तो देखिए बुल्स का पलड़ा भारी होता हुआ, और अच्छी बात यह है आज खुलने के बाद बाजार बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए 10,800 के करीब निफ्टी जाने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगा। और आरआईएल, इस पर नजर जरूर होनी चाहिए। आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नमूरा की, और नमूरा ने इसका जो लक्ष्य है वीरू वो 1900 से बढ़ाकर 2200 कर दिया है। तो इस समय सबसे एग्रेसिव टारगेट अगर किसी एक ब्रोकरेज हाउस का है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, तो वो नमूरा का है। कोटक का जो लक्ष्य था वो 2150 का था, नमूरा ने 2200 का लक्ष्य दे दिया है। तो ये स्टॉक देखिए भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है आईटी शेयरों में। एचसीएल टेक के शानदार नतीजों के बाद यहां पर मुनाफा वसूली, टीसीएस में प्रॉफिट बुकिंग, इंफोसिस में प्रॉफिट बुकिंग, टेक महिंद्रा, विप्रो में प्रॉफिट बुकिंग। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो ये वो स्पेस है जिसने इस पूरे हफ्ते खूब पैसा बनाकर दिया बुल्स को। अब बुल्स पैसा घर ले जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। नतीजे अच्छे आने के बाद आज हम सुबह सुबह भी यही कह रहे थे एनालिसिस में कि नंबर्स बहुत अच्छे आए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का ये पूरा का पूरा सेगमेंट देखिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी रैली इसमें देखने को मिली है। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी, और अब आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो ये पूरा स्पेस भाग रहा है, और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर खास तौर पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील तो दौड़ेगा ही, टाटा मोटर में भी तेजी देखने को मिलेगी। और टाटा के अलावा देखिए टाइटन ये भी भाग रहा है। तो आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स अपनी जो बोर्ड बैठक है वीरू उससे पहले बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एल&टी टेक्नोलॉजीज एक और ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए, और ये जोर से और फिसलेगा वीरू, और वो इसलिए क्योंकि एक तो पूरा आईटी स्पेस कमजोर, ऊपर से नंबर्स इसके ढीले। तो आप देखिए ये वो स्टॉक है जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गिर भी रहा होगा। एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब एल&टी टेक्नोलॉजीज, इसके नंबर्स आज हम लोगों ने बैड में रखे थे, वैसे अगली में रख सकते थे क्योंकि एक बहुत बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली थी। तो ये देखिए खुलने के बाद ये शेयर फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है, 5.5% नीचे नतीजों के बाद ये शेयर आज गिरता हुआ वीरू। जी हाँ हेमंत, इस वक्त अच्छी बात यह है कि इंडेक्स हायर लेवल को सस्टेन करता हुआ सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर में निफ्टी आ चुका है 10,790। बैंक निफ्टी डे हाई पर, बस बैंक निफ्टी पे एक लेवल पे नजर रखिएगा 21,840, दैट इज 10 डेमा। लेकिन जैसे कि हेमंत ने कहा कि पिलर्स याद रखिए, पिलर्स हैं एक तो एचडीएफसी, इट्स डूइंग वेल, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ रिलायंस का डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आना उसके बाद, रिपोर्ट के बाद, ये अच्छी बात है। तो पिलर्स अच्छे हैं, याद रखिएगा। और एक और चीज रखिए, मेटल्स सेक्टर ऑफ द डे, सेल करीब 3.5% ऊपर, टाटा स्टील करीब 3.25% ऊपर, एनएमडीसी 2.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 2% ऊपर। तो मेटल्स पूरा का पूरा वाइब्रेंट इस वक्त नाल को लगभग 3.25% ऊपर कारोबार करता हुआ। अच्छा, मन्नापुरम फाइनेंस ये भी कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा मूव यहाँ पे है। बंधन बैंक और कुछ अगर आप देखें, एल&टी फाइनेंस इसमें स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है। मल्टीपल सेक्टर से मल्टीपल स्टॉक्स आके पार्टिसिपेट करते हुए, लेकिन इस वक्त का अगर आप देखें तो टॉप गेनर नो डाउट सेल है, 3.5% ऊपर आज का सेक्टर ऑफ द डे। और भसीन साहब की टॉप कॉल थी सेल। ट्रेड पिक करने का टाइम मेरे ख्याल से अभी आया नहीं है, थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन एफएमसीजी पे एक बार नजर डालते हैं। प्लीज डायरेक्टर साहब एफएमसीजी लेके आइए। लुक एट डाबर, कोलगेट, पामोलिव, सारे के सारे डे हाई की डायरेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। और एक अच्छी बात मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक, जिसने अब तक पार्टिसिपेट कल के पुलबैक में नहीं किया था, वो भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके खड़ा हो गया। तो ये एक अच्छा पहलू है, याद रखिएगा, बैंक निफ्टी के लिए कि आईसीआईसीआई बैंक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। मिस्टर पालविया, आपकी राय? आई थिंक हमने बहुत सारे लेवल्स की बात करी, बहुत सारे टॉपिक की बात करी, बहुत सारे स्टॉक्स थे उसमें, एफएमसीजी, बैंक्स, मेटल्स, आपका पहला रुझान क्या है? किस पे लॉन्ग कमिट करना चाहेंगे आप इन लेवल्स पे? देखिए वीरेन जी, ओपनिंग के बाद जिस तरीके से सेटअप है, बिल्कुल पहला प्रिफर्ड तो मेरा मेटल रहेगा। उसके बाद में बैंकिंग स्पेस में भी जरूर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे यहां से जो स्टॉक मेटल स्पेस में लग रहा है, एक तो टाटा स्टील को आज रडार पे रखना चाहिए, काफी
समय के बाद एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसमें देखें 350 का लेवल काफी समय के बाद ये लेवल को क्रॉस किया हुआ है, तो टाटा स्टील यहां से एक रडार पे रहेगा, इसको बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से 346 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें हमें लगता है कि 350 के लेवल को अब ये सस्टेन कर लेता अगले 10 मिनट, तो हमें लग रहा है इसमें आज जो टारगेट बनना चाहिए 364 से 368 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो ये एक स्टॉक रडार पे रहेगा बाय करने के लिए अभी मेटल पैक से। बहुत बढ़िया आपने कहा है। तो टाटा स्टील ये पहला ट्रेड पालविया साहब की तरफ से बाजार खुलने के बाद आ रहा है, इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा। भाव नोट कर लीजिए, 352 का है इस समय, 353 लोड कर लेते हैं, 353 का है और मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है। हम आपको बता रहे थे टाटा समूह की बोर्ड बैठक भी है आज और उस लिहाज से भी ये स्टॉक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड बैठक में भी देखिए इस कंपनी के लिए अच्छी पॉजिटिव खबरें निकल कर आ सकती हैं। तो ये कल से भाग रहा है और आज भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। एक बार आपको बता दूं, यूके की सरकार के साथ बातचीत हो रही है कि टाटा स्टील और जेएलआर में किस तरह से इसको रिवाइव किया जाए, किस तरह से देखिए इसमें निवेश किया जाए। तो ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की बातें जो यूके की सरकार के साथ आ रही हैं, देखिए आज इस बोर्ड बैठक में भी इसकी चर्चा होगी। और मेटल कंपनियों का तो दिन ही है। एक बार डॉक्टर साहब दिखा दीजिए मेटल इंडेक्स कितना कारोबार कर रहा है। आज हमने अगर पहली खबर मुनाफे की तैयारी में वीरू कोई भी बात करी और विस्तार से बात करी, वो मेटल कंपनियों की थी। आप स्टॉक 2020 देख लीजिए, मेटल सेक्टर की बात हुई है। और कल अगर आप आखिरी सौदा में हमारे साथ थे तो सिर्फ और सिर्फ देखिए आखिरी 1 घंटे में मेटल स्टॉक्स के ऊपर ही चर्चा हुई है। कल अगर आपने खरीदे तो आज आप मुनाफे में, आज सुबह सुबह खरीद रहे हैं, तो ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे होगा। ये भी देखिए बात बिल्कुल साफ हुई थी। तो 2% ऊपर ये सूचकांक है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो 2% के आसपास ऊपर हो। एफएमसीजी सेक्टर की बात भी हुई थी, वो सेक्टर भी देखिए करीब करीब 0.25% की तेजी आपको दिखा रहा है। ये नीरज की स्टॉक 2020 की टीम में, टाटा स्टील उनकी टीम में भी था 3% की रैली। जेएसडब्ल्यू स्टील उन्होंने भी देखिए आज सुझाया था 2.5% मजबूत। टाटा पावर पर भी उनकी नजर थी। तो टाटा ग्रुप की स्टॉक्स के देखिए उनकी टीम में भी शामिल थे। और मेरी टीम देखिए हिंदुस्तान कॉपर 7% ऊपर, टेक्सरेल 11% ऊपर, जीएमडीसी 4, एनएमडीसी करीब करीब 4% ऊपर। और ये मेटल स्टॉक्स ही भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में सेल को मिस नहीं करना चाहिए, इससे पहले भाग जाए विरूप, क्योंकि ये स्टॉक आज अच्छा पैसा बनाकर देगा। सेल ये स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो एक बार मैं इस पर राय लेना चाहता हूं पालविया साहब आपकी, बताइए सेल खुलने के बाद ये अब बढ़ता ही चला जा रहा है, 36 रुपए 20 पैसे का भाव है, स्टॉप लॉस कहां रखें और टारगेट क्या होगा? जी बिल्कुल हेमंत जी, पिछली बार भी जब ये F&O बैन से बाहर निकला था, स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी थी और 38-39 तक के लेवल दिखाए थे। और जिस तरीके से स्टॉक का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। 38-39 तक के टारगेट मुझे लगता है वापस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से इसका अगर हम शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। और इसका एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो कि इसका करीब 30 से 32 की रेंज में ऑलरेडी एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। मुझे लगता है इमीडिएट जो ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट होंगे 38-39 तक के होंगे। लेकिन इसको थोड़ा टाइम देंगे तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 45 से 50 रुपीस की रेंज में भी जाता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बेस इसमें ऑलरेडी बन चुका है। ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। सेल ये दूसरा स्टॉक है और मेटल वाला ही शेयर है। देखिए ये सारे के सारे आपको अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएंगे। इनके ऊपर आपकी नजर वीरू जरूर होनी चाहिए। और ग्लोबल मार्केट्स में भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक है टेक्सरेल, इसको भी ले आइए क्योंकि यह स्टॉक 2020 की टीम में था और मैं देख रहा हूं राजेश सतपुते साहब ये भाग रहा है और ये जब चलता है तो फिर बढ़िया रिटर्न दे देता है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स भी देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 11% ऊपर टेक्सरेल इस समय कारोबार करता हुआ लगाएगा ये 20% का टारगेट। आपको क्या लग रहा है, चार्ट देखकर बताइएगा प्लीज। डेफिनेटली हेमंत, और इसमें इनफैक्ट पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से एक रनिंग करेक्शन मिला है और करेक्शन का लेवल था 32 से लेकर करीबन 23.50। मुझे लगता है आज का दिन क्योंकि ये गैप से ही खुला है तो हायर चांसेस है कि ये 20% का सर्किट लगाएगा। तो डेफिनेटली मैं ये इसको रेकमेंड करूंगा। आप स्टॉप लॉस रखें इसका करीबन 25.50 का और ऊपर में मुझे लगता है हेमंत ये फिर से पोजिशनली 30-31 को टेस्ट करेगा।
देखिए टेक्सरेल अब 15% ऊपर और ये 20 वाला कैंडिडेट है। और देखिए अब मंगलवार को सब लोग बात करेंगे रेल की प्री बिडिंग की बैठक की। हमने स्टॉक 2020 में सुबह ही बात की थी और वीरू सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। टेक्सरेल तो 15% देखिए ऊपर है ही आज, लेकिन बाकी के रेलवे शेयर देखिए सारे दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो टेक्सरेल 20% वाला कैंडिडेट है और ये चिपक जाएगा आराम से। तो 2020 देखिए जो लोग सुबह उठकर देखते हैं और गैप अप में भी खरीदा तो भी आप देखिए ये स्टॉक आपको इस समय भागता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्सरेल ये तीसरा स्टॉक और यहां पर भी तेजी की राय। लेकिन राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड तो दीजिए, मार्केट खुलने के बाद आपको क्या सबसे बढ़िया लग रहा है? मुझे लगता है आज सबसे बढ़िया जो है वो है हिंदुस्तान लीवर और इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला है। हर लेवल से हर लेवल पे ये अपने रेजिस्टेंस को निकाल के ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है आज हिंदुस्तान लीवर का दिन रहेगा। 2308 करंट प्राइस है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2275 का। दिन के लो है 2270, मैंने 2275 का स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर में मुझे लगता है आज का इसका पहला टारगेट रहेगा 2355 का। 2355 के बाद ये 2410 तक जाएगा। चलिए, तो ये आपकी एक्चुअल पर आया है और वाकई हेमंत, मैं दो चीज देखा था। मैं डेरिवेटिव के पर्सपेक्टिव से देखा था कि बाजार में क्या हो रहा है। याद रखिएगा आज पूरे बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन अगर कहीं पर है इंडेक्स को छोड़ के तो वो है मेटल स्पेस। मैं एक बार क्लासिफाई कर देता हूं, उसके बाद मैं ट्रेड्स लेना शुरू करूंगा। सेल टॉप ओआई गेनर है 10% और उसके बाद सेकंड टॉप ओआई गेनर जो है वो है जिंदल स्टील 6% और तीसरे पायदान पे है टाटा स्टील। तो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है आपका मेटल्स में। फिर आता है एफएमसीजी में करीब 1% ओआई एडिशन और यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएशन एचयूएल में है। और उसके बाद आता है डाबर। एक बार दोनों ही इंडिसेस ले आइए स्क्रीन पर। याद रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है वो पिछले 4 महीने के हाईस को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और एफएमसीजी इंडेक्स ऑलमोस्ट 4 महीने के हाईस पे है। मैकडॉवेल्स, डाबर, साथ ही साथ एचयूएल डी है की ट्रैजेक्टरी में है। राजेश जरा, मिस्टर पालवी आपकी राय जरा एक बार डाबर पे देखिएगा। डाबर आई थिंक यस ये आ चुका है मई, जून, जुलाई के हाईएस्ट लेवल्स पे। आज इसका हाईएस्ट लेवल था। डाबर को कैसे अप्रोच करेंगे आप? 492 फ्यूचर बाय करना चाहिए क्या इसका? अच्छा एक थॉट और प्लीज इसकी, क्योंकि ये एट द मनी पे है, जरा इसकी डाबर की फ्यूचर रखिएगा और ऑप्शन रखिएगा। ट्रेड कर रहा है करीब 11 रुपए 10 पैसे के आसपास। डाबर एट द मनी फ्यूचर और एट द मनी कॉल 500 की कैसे लगती है आपको मिस्टर पालवी? बिल्कुल वीरेन जी, डाबर पे बुलिश कॉल है और सुबह मैंने पिक ऑफ द डे में भी आज इसको रिकमेंड किया था और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन है 505 510 तक के टारगेट तो बहुत जल्द इसमें आते हुए दिखना चाहिए। आपने जो 500 रुपए की जो कॉल ऑप्शन को जिक्र किया, बिल्कुल ये भी करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें जिस तरीके का सेटअप है मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जो एक ब्रेकआउट हुआ है ऑलरेडी, अब इसमें एक रैली ड्यू है जो कि इसमें बहुत जल्द इसमें आते हुए दिखेगी डाबर में। तो मुझे लग रहा है ये कॉल ऑप्शन के 18 रुपए से 22 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से बिल्कुल बाय करें और इसमें 7 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे। 18 से 22 रुपए तक के टारगेट 500 रुपए की कॉल ऑप्शन में डाबर में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो डाबर आपको पसंद है? डाबर कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डाबर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ये राय बिल्कुल साफ है। और देखिए ये स्टॉक अब पैसा बनाकर आपको अच्छी तरह देने वाला है। डाबर इस शेयर पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। और सुबह भी देखिए आज इसकी चर्चा हुई थी, तो जो स्टॉक्स की चर्चा हुई थी एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा था आज सेल का दिन है। भसीन साहब भी देखिए सुबह कह रहे थे। अब आप देखिए ये शेयर 6% ऊपर है तो सेल भागता हुआ नजर आ रहा है। सेल में अब आप देखिए और बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। एनएमडीसी 4% ऊपर है और ये सब एफएनओ वाले स्टॉक हैं। तो लक्ष्मण रॉय की एक्सक्लूसिव खबर की पावर आप खुद समझ रहे हैं। आप देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। टॉप अगर आप 10 एफएनओ गेनर्स देखें तो उसमें आपको नाल्को नजर आएगा, टाटा स्टील नजर आएगा, सेल नजर आएगा, एनएमडीसी नजर आएगा। तो 10 में से जो 4-5 स्टॉक्स तो देखिए दरअसल मेटल कंपनियां ही हैं। और अगर आप टॉप 10 में जाएंगे तो फिर टॉप 10 के थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसमें आपको जेएसडब्ल्यू स्टील भी दिखेगा। तो बढ़िया रैली देखिए देखने को मिल रही है और टाटा स्टील धीरे धीरे करके स्लोली देखिए ऊपर की तरफ भागता हुआ आपको नजर आएगा और ये वो स्टॉक है जो बढ़ रहा है। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी टेक्सरेल की। डायरेक्टर साहब दिखाइए, मेरे ख्याल में 20% का लग गया वहां पर अपर सर्किट। तो 20% का अपर सर्किट
टैक्स रेल में लग चुका है। तो सर्किट गुरुजी बधाई आपको। आपने कहा ये लगेगा, देखिए आज 20% वाला दिन है, तो अब यहां पर देखिए 20% का अपर सर्किट लगता हुआ। अब मयूरेश जोशी जी को भी जोड़ते हैं एक्शन, क्योंकि यहां से और बढ़ेगा। मयूरेश जी बताइए, आपने कैसे रीड किया मार्केट की ओपनिंग को? 11,000 के करीब हम जा रहे हैं, 10,800 के आसपास कारोबार हो रहा है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग वीरू जी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक मार्केट बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, और जैसे अनलॉक 2 की जो थीम आवाज चला रही है, और जैसे आई थिंक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, आई थिंक मार्केट बहुत ज्यादा क्रैक नहीं हो रहा है और बाइंग दिख रही है। और जो आई थिंक थोड़े बहुत मैक्रो पैरामीटर्स भी है, अगर आप ट्रेड सरप्लस की बात करें तो पॉजिटिव आया था $0.8 बिलियन। जो ईवे बिल्स हेमंत जी आई थिंक इशू हुए हैं जून महीने में, आई थिंक आर फार बेटर देन व्हाट वर इशूड इन द पास्ट 3 months बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ऑब्वियसली, बट बहुत बेहतर है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज कम डाउन, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इकोनॉमी पटरी पे आ रही है। वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी मार्केट पे, पर 11,000 का जो लक्ष्य है मुझे लगता है अभी भी हासिल हो सकता है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इटसेल्फ, तो आपकी जो थीम है आज की, आई थिंक मेटल्स माइनिंग, यहाँ पे आई थिंक सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को भी सुने, नॉट जस्ट इन द प्रीवियस पैकेजेस दैट शी डिलीवर्ड, बट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इस पे जबरदस्त फोकस दिया जा रहा है। एंड माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिफॉर्म्स आना लाजमी है। इसलिए आई थिंक ऑल स्टॉक्स रिलेटेड टू माइनिंग, जैसे आप बात कर रहे थे, आई थिंक जबरदस्त चलेंगे ही, बट विद इन दैट पैक इटसेल्फ मुझे लगता है आई थिंक BEML एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, सारे सेगमेंट्स में एग्जिस्टेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, माइनिंग हो, डिफेंस हो, और ये तीनों क्षेत्रों पे आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस है, और जहां पे गवर्नमेंट की मैक्सिमम स्पेंडिंग आएगी। तो हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक है, पोटेंशियल फ्रॉम एन अर्निंग्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ काफी जबरदस्त है। इसलिए आई थिंक अगर कुछ फोकस रखना है आउटसाइड माइनिंग एंड मेटल, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, मुझे लगता है BEML एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों के लिए। BEML, इसके ऊपर रखिएगा नजर, और ये स्टॉक बहुत ही शानदार देखिए प्रदर्शन दिखाएगा भी। अच्छा, रिफॉर्म्स जो हुए हैं वो माइनिंग में हुए हैं, रिफॉर्म्स जो हुए हैं देखिए वो दरअसल डिफेंस में हुए हैं। BEML ये कितना भाग सकता है? राजेश सतपुते जी ये बताइए, उसके बाद मुझे एक और 20% वाला नजर आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका आज एट प्रेजेंट इट इज एट 630, इसमें भी एक रनिंग करेक्शन हुआ है 670 से लेके करीबन 600 तक, और आज ये गैप से खुला है। मुझे लगता है हेमंत इसका आज का पहला टारगेट होगा 660। जैसे 660 निकलेगा उसके बाद 684 तक की यहाँ पे जगह होगी। मैक्स इट कैन गो अप टू 700 मार्क। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है BEML में। आपका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 625 का। इसमें भी तेजी होगी, और ये रेलवे सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी भी है, और देखिए आज दिन ही रेलवेज का है, तो BEML में ये तीनों मिश्रण है। रेलवे कोचिस के कामकाज में भी करती है कंपनी, माइनिंग के लिए भी ये करती है कंपनी, और डिफेंस के लिए भी करती है। तो ये बहुत बढ़िया आपने बताया मयूरेश जी, आपको ये शेयर पसंद है, मेरे भी दिल के बहुत करीब है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया भी है। 400 सवा 400 के लेवल से मैंने देखा बहुत ही अच्छी रैली इसमें देखने को मिली, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर बनी है। 6 महीने का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार BEML का, क्योंकि इस स्टॉक ने अच्छा बढ़िया प्रदर्शन पिछले कुछ हफ्तों में दिखाया है। लॉकडाउन के समय में अच्छे खासे ऑर्डर्स भी इनके हाथ लगे। अब कुछ लोग कहते हैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो देखिए लेकिन ये वो स्टॉक है जिसने डिप में अगर खरीदा तो क्या गजब की रैली देखने को मिली है। तो बढ़िया प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया है। लेकिन टेक्स मैको इंफ्रा दिखाइए, इससे पहले ये देर हो जाए। आज रेलवे शेयरों का दिन है, टेक्स रेल के बाद टेक्स मैको इंफ्रा, इसको दिखाइए। ये अब 9.5% ऊपर हो चुका है, और यहां पर भी देखिए रैली देखने को मिल रही है। ये देखिए बढ़ता हुआ, इस पर राय दीजिए, क्या आपके लेवल्स हैं जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए? पहले मैं जरा एक बार ये देख लेता हूं, इसमें सर्किट फिल्टर कितना है, 10 वाला है या 20 वाला है? क्योंकि आजकल सर्किट फिल्टर राजेश जी कई शेयरों के दरअसल 10% के कर दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में 10 वाला ही स्टॉक होना चाहिए। ये आप देखकर बताइएगा टेक्स मैको इंफ्रा, क्योंकि इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। रेलवे शेयरों में बढ़िया प्रदर्शन, हाँ 10% का ही है, तो यहां पे तो सर्किट लग गया। वीरू आप कुछ ढूंढ कर बताइए, इसमें तो पहले ही सर्किट लग गया है। हेमंत, कल हमने क्लोजिंग में 2 ट्रेड्स पिक किए थे, याद रखिएगा। एशियन पेंट्स जो कि आपने मार्क किया था, अब वो कल के जो मैं बात कर रहा था ना कि कैंडल रिवर्स हुई है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है 1718 पे, क्लोजिंग पे याद रखिएगा हमने ट्रेड लिया था।
हमने अभी ली थी डाबर की कॉल 11 रुपए पे, वो आ गई है अब 13 रुपए 65 पैसे पे। तो अब आपको वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मैं एक ट्रेड और लाता हूं, आई थिंक जो मेरा कन्विक्शन का ट्रेड है, और वो है ग्लेनमार्क। मैंने आशीष से कल क्लोजिंग में पूछा भी था क्या है ग्लेनमार्क में लिखा है, क्योंकि पूरा का पूरा फार्मा जो है वो अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे आके खड़ा हो गया है। ग्लेनमार्क में आज 200 डेमा को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मिस्टर पालवी, आप देखिए आज इसका दिन हो सकता है, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो है ऊपर की तरफ कट रही है 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर, और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर। एक तो इस बताइए फ्यूचर लेना चाहिए क्या? बेहतरीन स्टॉक, कॉम्बिनेशन अच्छा है, और इसकी 440 की कॉल देखिएगा, 430 की, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 440 दूर की हो जाएगी। 430 की कॉल देखिएगा। डायरेक्टर साहब प्लीज, मेरे पास उसका प्रीमियम नहीं है, 430 की कॉल लेके आइए इसकी। राजेश, कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन ट्रेड को आप? नहीं, बिल्कुल वीरेन जी, इसको बिल्कुल बाय करेंगे। और जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि डाउन स्लोपिंग चैनल को ये ब्रेकआउट कर रहा है, और ये स्टॉक जब जिस तरीके से ये स्टॉक में ये चैनल ब्रेकआउट होते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा रनअप इसमें स्टॉक्स में देखने को मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 430 की जो कि करीब चल रही है 25 रुपए के आसपास कॉल ऑप्शन, वो भी बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। इसमें जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है 427 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, और इसमें जो टारगेट आना चाहिए 445 से 450 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो ग्लेनमार्क बिल्कुल करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। पैटर्न ब्रेकआउट को बिल्कुल यहाँ पे इनकैश करना चाहिए, और यहाँ पे आज 445 450 तक के टारगेट आना चाहिए। ठीक बात है। तो आप ग्लेनमार्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूं वीरू, रेलवे के सारे स्टॉक, आप सिमको में भी देखिए 5% का सर्किट लग गया। आरवीएनएल लाइए, ये स्टॉक भी दिखाइए। ये शेयर भी स्टॉक 2020 में सुबह सुबह सुझाया गया था, और देखिए यहां पर भी रैली देखने को मिल रही है। 6% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इरकॉन दिखाइए। इरकॉन इस समय करीब करीब 4% की रैली दिखा रहा है। बीईएमएल में तो तेजी है ही, सारी रेलवे कंपनियां आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं, और स्टॉक 2020 में आज हम सुबह सुबह यही कह रहे थे। इरकॉन के ऊपर राय ले लेते हैं। इरकॉन कैसा लगता है आपको? चार्ट्स पर देखकर बताइए पालवी साहब, ये क्या भागेगा टैक्स रेल की तरह और टैक्स मैको इंफ्रा की तरह? दोनों में, एक में 10% का सर्किट और दूसरे में 20% का सर्किट लगा है। देखिए हेमंत जी, आपने थीम तो बिल्कुल पकड़ ली है, और अब जो भी स्टॉक इस थीम से रिलेटेड रहेंगे बिल्कुल एक बाइंग इंटरेस्ट तो उनमें देखने को मिलेगा ही। और इरकॉन में भी जिस तरीके से एक रिवर्सल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अगर हम देखें तो इसके 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके बाइंग एक्शन दिखाया है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ये स्टॉक को भी बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक मल्टीपल बेस के आसपास से स्टॉक ने एक बाउंस दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 95 से 98 तक के टारगेट आना चाहिए। करंट लेवल से 89 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, 98 तक के टारगेट बिल्कुल इसमें देखने को मिलना चाहिए। इवन आरवीएनएल देखिए, ये सारे स्टॉक्स में तेजी है। तो रेलवे शेयर सुबह 7:30 बजे स्टॉक 2020 में मैंने आपको सुझाए थे और कहा था कि ये वो सेक्टर है जो मेटल्स के अलावा आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो आप देखिए पूरी टीम में आपको शुरुआत में दिख रहे थे ये मेटल का और माइनिंग कंपनियां, और उसके बाद आखिरी में देखिए आपको दिखी ये सारी की सारी रेलवे कंपनियां, और सब में रैली देखने को मिल रही है। आरवीएनएल पर भी एक राय दीजिए सतपुते जी। आज कैश मार्केट का दिन है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए सेंसेक्स निफ्टी 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स है 1% ऊपर। जनरली जब इसके उलट होता है तो हम आपको लार्ज कैप्स बता रहे होते हैं, लेकिन आज मिड कैप्स का दिन नजर आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए क्या भाग रहा है, एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको सुझा रहा है। तो आज तो मिड कैप्स का ही दिन है। आरवीएनएल के लिए अगला पड़ाव बताइए। में 20% का सर्किट लगेगा, वो करीबन 22 साढ़े 22 के आसपास है। एट ए लेवल ऑफ 20 यस बाय करना चाहिए, ट्रेडिंग बेट तो लेना चाहिए। सामने स्टॉप लॉस होना होगा 19.5 का। हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें से एक जो है वो है इंडियन IRCTC। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट 1380। 1380 पे बेस्ट बाय है। यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे जाने को जगह बहुत कम है। सो ट्रेडिंग बेट यहाँ पे लूंगा। स्टॉप लॉस होगा मेरा 1355 का, ऊपर में इसका टारगेट होगा 1450 का। 1450 के बाद 1500 तक की जगह है। फॉर्म्स की चर्चा कर रहे हैं, और रेल की प्री बिड मीटिंग प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मंगलवार को होने वाली है, और इस खबर के चलते यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ये बताइए आपके फेवरेट्स क्या हैं स्पेस में, और आपने कैसे देखा इस इवेंट को? मयूरेश सर, आपकी राय रेलवे शेयरों पर इस बैठक से पहले?
सॉरी अमन जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये बैठक में आई थिंक जो है उभर के आएगा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि आई थिंक नॉट ओनली फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स बट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए भी। तो जैसे हमने एक बार 2 हफ्ते पहले भी बात की थी, मुझे लगता है आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली प्लेस योरसेल्फ, इरकॉन काफी बढ़िया लग रहा है। I think it is not just into execution of railway construction, but जहां तक I think इनकी ऑर्डर बुक है, जैसे हम बात कर रहे हैं काफी सरकारी कंपनियों की, I think काफी तगड़ी ऑर्डर बुक है, and they have been doing an execution of their order book pretty well. तो जो टॉप लाइन ग्रोथ की हम उम्मीद रखते हैं वो काफी बेहतर है। डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है ऑफ ऑलमोस्ट 4.5%, और इबिट मार्जिन्स जो ये पोस्ट करते हैं आई थिंक अराउंड 13-14% इज वेरी वेरी कमेंडेबल, जिसकी वजह से इनकी जो रिटर्न रेशियोज हैं फॉर अ कैपिटल इंटेंसिव कंपनी एट 11 to 12% ये भी बहुत सराहनीय है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे एग्जीक्यूशन की इंप्रूवमेंट्स देखी जाएगी और ऑर्डर बुक जैसे स्टैकअप होते जाएंगे, इरकॉन शायद एक काउंटर है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है रेल काउंटर्स में से। ओके, तो रेलवे स्टॉक्स जो है आज आई मीन मेटल्स माइनिंग के बाद हेमंत की आज टीम में थे, सारे के सारे अगर आप देखें ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एक बार पूरी की पूरी बास्केट लेके आइए रेलवे स्टॉक्स की, और उसके बाद सारे वो ऑप्शंस लेके आइए जो सुबह से हमने आज बात की है, सारे के सारे डे हाई पर आ चुके हैं। इरकॉन आपकी स्क्रीन पे 90 to 30 पे, और प्लीज रेलवे स्टॉक्स की पूरी बास्केट लेके आइए क्योंकि अच्छा मूव दिया है इसने, और क्योंकि मिड कैप्स में अगर आप देखें ये थीम जो है काम कर रही है। टेक्समेको रेल करीब 20% ऊपर 2885 के रेंज में, आरबीएनएल करीब 0.8% ऊपर। तो रेलवे स्टॉक्स सारे के सारे डे हाई पर हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बार फिर से वो औरों की कॉल, गिलेनमा की कॉल दिखा दीजिएगा, डाबर की कॉल दिखा दीजिएगा। अब थोड़ा सा हटते हैं एफएमसीजी से, दूसरे स्पेस पे आते हैं। जो अच्छा कर रहा है उसमें है टू व्हीलर स्पेस, जरा प्लीज दिखे आइए। जब मैं बात करूं ना प्लीज डायरेक्टर साहब और इनफैक्ट मयूरेश राजेश, उस पर कोई कॉल जरूर ऐड कर दिया कीजिए क्योंकि लोग ऑप्शन भी ट्रेड करते हैं। लुक एट हीरो मोटोकॉर्प, ये है 2711 और पूरी की पूरी चैनल काट के, स्लोपिंग चैनल काट के इसने कल क्लोजिंग दी थी। आज इसको प्राइस कंफर्मेशन देना था कि मैं उस ट्रैजेक्टरी के ऊपर जाता हूं कि नहीं। अब ये आ चुका है हीरो मोटोकॉर्प डे हाई पर। रेस्ट ऑफ द डे के लिए आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, टारगेट क्या होगा, और अगर कॉल जोड़नी है तो क्या इसकी 2750 की कॉल वो भी स्क्रीन पर दीजिएगा डायरेक्टर साहब। क्या अप्रोच करना चाहिए इसको, अच्छा सेटअप है इसका? जी, ये टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा इसका सेटअप है और एक आउट परफॉर्मर रहा ये स्टॉक। जिस तरीके से सेटअप है, अगर हम इसका डेटा देखें पिछले 3-4 दिन में काफी अच्छा इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। मुझे लग रहा है बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक 2840 की रेंज में जाते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो इसका फ्यूचर के हिसाब से स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब बनेगा 2680 के आसपास। ऊपर में टारगेट होंगे फ्यूचर के 2770 के आसपास। कॉल ऑप्शन जो हम बाय करेंगे यहाँ पे 2750 की, वो करीब ट्रेड कर रही है अभी 68-69 के आसपास, इसको बाय करेंगे। और जिस तरीके से हमें फ्यूचर में टारगेट लग रहा है यहाँ से 40 से 50 रुपए का अपसाइड आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में 85 से 90 रुपीज तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए ड्यूरिंग द डे। करंट लेवल से इस ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 60 रुपीज का रखना चाहिए। ने बताया आप, तो देखिए इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। अच्छा पालविया साहब, एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, आप भी देखिएगा। आज जितने आपके एफएनओ के शेयर हैं टाटा ग्रुप के, वहां पे ओपन और लो बिल्कुल सेम है। आप देखिए टाटा पावर 47.35 खुला, 47.35 आज का लो, दिन के हाईस पर 2.5% ऊपर रहा। टाटा मोटर 103.50 का लो है, लगभग वहीं खुला। टाटा केमिकल 298 का लो है, 298.25, वही ओपन है वही लो है। और टाटा कंज्यूमर 412.70 पर खुला, वही लो है। तो आज इस स्पेस में गजब की एक्शन देखने को मिल रहा है। इवन टाटा स्टील भी जो आप बता रहे थे 346 का ओपन है, 345.85 लगभग वही लो है, और उसके बाद भाग रहे हैं। तो एफएनओ में इस ओपन लो का जरा अर्थ भी लोगों को समझाइए, थोड़ी लर्निंग भी हो जाए। और ये बताइए, क्या आपको लग रहा है टाटा पावर, क्योंकि सबसे छोटी टिकट साइज का शेयर है और ट्रेडर्स आज देखिए मिड कैप्स में एक्टिव हैं, तो क्या ये चल सकता है, या अगर कोई और टाटा ग्रुप का स्टॉक आपके रडार पर आया हो तो वो बताइएगा। ओपनिंग में आपने जिस तरीके से डिस्कस किया था टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को, और जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि ये स्टॉक्स में ओपन लो इक्वल है,
तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो कहीं ना कहीं बास्केट में इंटरेस्ट था आज ओपनिंग के साथ ही, किसी का टाटा ग्रुप की बास्केट में इंटरेस्ट था और ओपनिंग के साथ ही बिल्कुल बाइंग हुआ है। तो जहां ओपन हुआ वहीं से उन्होंने बाय करना चालू किया इन सेक्टर में और इन स्टॉक्स में टाटा ग्रुप के। तो स्पेशली मुझे लग रहा है बिल्कुल आपने टाटा पावर जो एक स्टॉक जिस तरीके का रिवर्सल आज देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि इसने कल के हाई को भी क्रॉस किया है, तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। रिस्क काफी कम है स्टॉक में, एक करेक्टिव ऑलरेडी मूव इसमें देख चुके हैं हम। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मूव, सरप्राइजिंग मूव भी आ सकता है, जो कि इसको 51 रुपए 51 से 52 की रेंज में लेके जा सकता है। तो टाटा पावर काफी इंटरेस्टिंग है। 47 रुपीज, एक ही रुपए का स्टॉप लॉस रखे और 52 53 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। टाटा स्टील में ऑलरेडी हम इसमें बाय रिकमेंडेशन कर चुके हैं, वो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा आज के सेशन में। तो ये स्टॉक टाटा पावर और टाटा स्टील, ये दोनों स्टॉक मुझे काफी अच्छे लग रहे। और ओपन और लो जिस तरीके से आपने बताया है, तो ओपन और लो ये है कि अगर स्टॉक जहां ओपन हुआ वहीं से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो जब तक ये लो नहीं टूटते ये स्टॉक में बाइंग बनी रहेगी और ये स्टॉक को बाय साइड में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ड्यूरिंग द डे अगर निफ्टी में और यहां से गेन एक्सटेंड होती तो हो सकता है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी रैली ड्यूरिंग द डे सेकंड हाफ में भी देखने को मिले। आपने कहा, देखिए बात करते करते टाटा पावर रखिए डायरेक्टर साहब, टाटा पावर की बात हो रही है तो उसी को रखा जाए स्क्रीन पर, क्योंकि ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है। और मैं एक राय यहाँ पर फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी लेना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत देखिए अगर किसी ग्रुप कंपनी को थी, उसमें टाटा पावर को थी। बोर्ड बैठक जब होती है तो दिक्कतों के सॉल्यूशंस के लिए होती है, ध्यान रखिएगा आप। और आपको सुबह सुबह आशीष ने क्या बताया था? आशीष ने कहा था कि टाटा पावर के इन्वेट्स पर विचार हो सकता है, उनके डेट रिडक्शन प्लान के ऊपर विचार हो सकता है। वो ग्राफिक की लाइन दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, जो आशीष ने सुबह सुबह टाटा पावर के लिए कही थी। और ये वो स्टॉक है फिर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। इसीलिए आज खुलने के बाद मिड कैप में टाटा ग्रुप की कंपनी में एफएनओ का सबसे लिक्विड स्टॉक यही था, इसीलिए मैंने सोचा खुलने के बाद भी इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए। मयूरेश जी, टाटा पावर बताइए आपको कैसा लग रहा है? और इस समय बाजार को एक चीज पसंद आती है, जो कंपनी कहती है कि मैं डेट को कम कर रहा हूं, बाजार कहता है थम्स अप, वेरी गुड। ये बताइए अगर कुछ आउटकम निकल कर आता है इस बैठक में तो टाटा पावर क्या अच्छा प्रदर्शन आगे भी दिखा सकता है? और आपकी राय इस पर, क्योंकि माइनिंग और मेटल वाली खबर भी इस कंपनी के लिए, सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल हेमंत जी, और आई थिंक दो चीज जो मार्केट देखना चाहता है टाटा पावर के केस में स्पेसिफिकली, एक जैसे आपने राइटफुली कहा डेट रिडक्शन, तो आई थिंक जो डेट डीलेवरेजिंग की हम बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है टाटा पावर और पावर कंपनियों के शेयरों के लिए। टाटा पावर की डेट लगभग 47-48,000 और करोड़ हैं और मैनेजमेंट ने पिछले तिमाही के नतीजों के बाद बहुत एक क्लियर रोड मैप दिया था। सिनर्जी करके जो पास चलो पहले एक्सपेक्टेड टू सेल दैट ऑफ। डिफेंस में आई थिंक कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग में दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट पोटेंशियल बायर्स। और अगर कुछ इनविट रूट से ये पैसा या कैपिटल रेजिंग करते हैं तो जो डेट रिडक्शन आएगा बैलेंस शीट के ऊपर अगले कुछ तिमाहियों में, एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इंटरेस्ट के दौर पे बैलेंस शीट पे पेश होता है। दूसरा आई थिंक जो मुंद्रा को रिलेटेड आई थिंक एक ओवरहैंग बना हुआ है। आई थिंक जो कोल जेवी है इनकी हेमंत जी, आई थिंक कोल जेवी से जो जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। आज आप कुकिंग कोल के प्राइसेस देखिए एफओबी लेवल पे, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं रॉयल्टी को लेके इंडोनेशियन माइंस से, आई थिंक ये सारी चीजें बाजार ने पचा ली है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक गोल्ड जेवी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो एबिट पोस्ट करती है, दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी ऑन अ लार्जर स्केल। तो पूरा का पूरा फोकस अगर ये कंपनी डेट डी लेवरेजिंग पे रखती है और जो लगा चुकी है, एंड इफ एनी स्टेप्स आर टेकन इन दैट रिस्पेक्ट, और जो माइनिंग के रिफॉर्म्स आ रहे हैं आई थिंक कमर्शियल एंड कैप्टिव माइनिंग अगर डोमेस्टिकली भी इनको मिलती है तो इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हो जाएंगे, विच शुड आल्सो एड द ओवरऑल रियलाइजेशंस व्हेन दे आर लुकिंग एट रियलाइजेशंस पर किलोवाट पावर एग्जीक्यूटेड। तो यस आई थिंक अगर ये बोर्ड मीटिंग से कुछ पॉजिटिव्स निकल के आती है तो टाटा पावर के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर मानी जाए। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे आप देखें 4835 पे। इस पर हेमंत एक टेक चेक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आपने खबर को डिस्कस किया, इट्स इंपॉर्टेंट डे फॉर टाटा पावर। और याद रखिएगा टाटा पावर इस प्राइस पर एक प्रॉपर्टी है इस प्राइस की, और वो है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मिस्टर पालविया ये उसी को और एग्जैक्टली उसी को होल्ड करके ट्रेड कर रहा है। पिछले 4 दिन में टूटा था लेकिन सिंक होके उस ट्रेजेक्ट्री के नीचे नहीं गया। राजेश जी, आपकी राय क्या होगी टाटा पावर पे? और अब एग्जैक्टली 10 डेमा पे है 4840 पे, कैसे अप्रोच करेंगे आप, कैसे ट्रेड करेंगे इस स्टॉक को?
किरण जी, जिस तरीके से सेटअप है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लग रहा है 52, 53 तक के टारगेट टाटा पावर में आते हुए दिखना चाहिए। और अगर आप इसका कॉल कॉन्सेंट्रेशन का डेटा भी देखें तो 50 की कॉल में काफी बड़ा कॉल कॉन्सेंट्रेशन है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसका पोजिशनिंग है, आज ये अनवाइंडिंग होते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि टाटा पावर को यहां से बिल्कुल बाय करेंगे। 47 का स्टॉप लॉस रखेंगे आज के लो के आसपास का। 52, 53 के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। रिस्क काफी कम है, स्टॉक में करेक्टिव मूव ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इसमें यहां से एक अच्छा सरप्राइजिंग मूव देखने को मिलना चाहिए। काफी अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, अगर देखें तो पूरे मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का सेटअप बन के आ रहा है, ये बिल्कुल आज स्टॉक अच्छा एक रैली दिखाने के लिए तैयार है। रखिएगा नजर और इस बोर्ड मीटिंग के ऊपर रखिएगा नजर। जनरली ये बोर्ड मीटिंग का आउटकम बाजार बंद होने के बाद आता है, तो फिर सोमवार को भी स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर हमारा रहने वाला है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, मेटल स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं। इवन टाटा ग्रुप का वोल्टास देखिए, ये भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है, क्योंकि इसके आगे टाटा नहीं है तो ज्यादा जनरली चर्चा होती नहीं है। लेकिन देखिए, अगर आप टॉप 20 गेनर्स देखें तो उसमें आपको टाइटन भी नजर आएगा, वोल्टास भी नजर आएगा, और ये भी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ही हैं। अच्छी तेजी इन सब में देखने को मिल रही है। लेकिन जनरली देखिए, हम अब 9:50 के आसपास, 45 के आसपास आते हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गाबा साहब के पास। गाबा साहब, बताइए, आपने मार्केट की ओपनिंग को पहले आधे घंटे की कैसे पढ़ा, और एक ट्रेड आप भी दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। मुझे गुड मॉर्निंग लगता है कि अब तक तो ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है। जैसे कल मैंने बताया था कि बीटीएससी तौर पर निफ्टी बैंक निफ्टी लेके जाइए, वो आज सही रहा। अब भी ट्रेंड अप है। टेक्निकल टारगेट 10,989 बरकरार है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा एक पॉज मिल सकता है फ्रेश बाइंग के लिए, लेकिन पॉज की जरूरत है। मेरा एक स्टॉक अच्छा लगता है, वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर जो मैंने कल भी दिया था, यहाँ पर उसका टारगेट 450 का है, स्टॉप होगा 432 का। और दूसरा है हिंडाल्को। मुझे हिंडाल्को भी अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि हिंडाल्को में आपको मिल सकता है, टारगेट 172 का है, स्टॉप होगा 166। तो एक्सिस और हिंडाल्को दो स्टॉक्स हैं। ओके, एक्सिस और हिंडाल्को, प्रकाश ने ये दो स्टॉक्स पिक किए हैं। तो हेमंत, मेटल्स आज क्या मूव देता हुआ? और देखिए, आपने मेटल्स की बात करी और टाटा समूह की बात करी। लुक एट टाटा स्टील 356.65, ये है अपने एग्जैक्टली अगर आप देखें 200 डिब्बा पे। तो मेटल्स में जो हो रहा है, और आई थिंक टाटा समूह की जो अगर आप देखें बैठक है, उसके हम लोगों ने उसको कंसिडर करते हुए हेमंत, शुरुआत फरवरी 2020 के बाद तो सबसे पहला डिस्कशन किया माइनिंग वाली खबर पर, दूसरा डिस्कशन किया टाटा समूह पर। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है। आपके सामने अखबार रखा हो तो पहली हेडलाइन पहले पेज पर क्या होनी चाहिए, जैसे अखबार में जरूरी होता है वैसे ही शो में भी जरूरी होता है। जब आप चैनल खोलते हैं और पहला शो देखते हैं मुनाफे की तैयारी, तो पहली खबर और दूसरी खबर का बिल्कुल वैसा ही महत्व है जैसे अखबार में देखिए टॉप पेज में पहली 2-3 खबरों का महत्व होता है। तो आज हमारे मुनाफे की तैयारी को थम्स अप मिला है, और लक्ष्मण रॉय को थम्स अप मिला है, क्योंकि उन्होंने दरअसल ये खबर ब्रेक करी है वीरू। जी हाँ। और हेमंत, डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे पूरा का पूरा आप रोटेट करते रहिए मेटल्स और साथ ही साथ टाटा समूह। इनफैक्ट राजेश, एक चीज ऐड कर दीजिएगा, अगर ये प्राइस जोन निकल गया टाटा स्टील पे स्पेशली, क्योंकि ये स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, ये 360-361 की ट्रैजेक्टरी अगर निकल गई तो नेक्स्ट प्राइस लेवल आपको क्या लगता है? आई मीन पॉसिबली क्या अचीव कर सकता है टाटा स्टील? क्योंकि ये छोटा मोटा प्राइस बिहेवियर नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। किरण जी, ये स्टॉक को हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये स्टॉक ने, आज हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया, 350 का लेवल निकाला, यही एक काफी इंपॉर्टेंट था और एक इंडिकेशन था कि ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। जो सेटअप है, मुझे लग रहा है बिल्कुल ये स्टॉक में अगर आज ये 360 का लेवल क्रॉस होता है तो 380 से 390 तक के टारगेट आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ये स्टॉक वहां तक अचीव करता हुआ दिखेगा। तो मुझे तो ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर है, जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट एडिशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, ये स्टॉक को बिल्कुल रखना चाहिए। ट्रेल करते जाए स्टॉप लॉस को हायर साइड पे, और जैसे ये 360-62 की रेंज निकालेगा, 380-390 की रेंज के लिए बिल्कुल ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। नजर, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन आप देखिए, मेटल की कंपनियां, माइनिंग की कंपनियां, और अगर आप देखें टाटा समूह की कंपनियां और रेलवे कंपनियां,
यही वो चार बड़ी पॉकेट्स हैं जिनके ऊपर फोकस हुआ इस शो में। और आप देख लीजिए पूरे बाजार में यही वो शेयर हैं जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी हाइस पर जाता हुआ। और आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद पालविया साहब। आपने देखिए आज सुबह सुबह आपसे जब पूछा गया कि आपको क्या पसंद है मेटल्स में, तो आपने टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करी और देखिए ये शेयर दिन के हाइस पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राजेश सतपुते जी, बढ़िया आइडियाज देने के लिए। मयूरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक्शन यहां से बढ़ने वाला है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक है और उस ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया आइडियाज भी हमारे सामने आएंगे और हम आपको बताएंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से ट्रेड लेने चाहिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन सपड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुदित गोयल भी होंगे मेरे साथ। कहीं मत जाइए, चिपक कर रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ।